डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमारा मोनोटोनिसिटी का लास्ट लेक्चर है ना। तो लेक्चर 1 और 2 में ऑलरेडी हम बोर्ड्स वाले सारी चीज़ कवर कर रखे हैं और जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी थियरी पोर्शन है वो लेक्चर 1 में ऑलरेडी कवर हो चुका है। अभी बस हमें अच्छे अच्छे प्रॉब्लम के साथ डील करना बाकी है। तो आज का ये लेक्चर के बाद हमारा मोनोटोनिसिटी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3 से मैं कुछ क्वेश्चन आज कराऊंगा, है ना। लगभग 50% ऑफ द डिफिकल्ट सेक्शन जो भी मैं करा के देने का प्रयास करूंगा। और अगर आप चाहते हो कि आप मेरे से पहले एक बार खुद से ट्राई करो तो आप कर सकते हो, है ना। उसके बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। बट सॉल्यूशन देख जरूर लेना, है ना, ताकि अगर मेरे से कोई नया मेथड आपको पता चले तो वो आपके लिए फायदे का चीज हो जाएगा, ठीक है। और कॉपी में प्रॉपरली नोट कर लीजिएगा, ठीक है। समझ आ रहा है ना। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक सवाल के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में gx एक फंक्शन दे रखा है और आपको बोला है प्रूव दैट gx इज इंक्रीजिंग फंक्शन। gx इज इंक्रीजिंग फंक्शन whenever f is increasing। f जब इंक्रीज कर, अगर f इंक्रीज कर रहा है तो g भी इंक्रीज करेगा, वो प्रूव करो। तो ये हो जाएगा एफ क्यू एक्स माइनस 3 ऑफ एफ स्क्वायर एक्स प्लस 4 एफ एक्स और प्लस 5 एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। तो gx को इंक्रीजिंग दिखाने के लिए सबसे पहले gx का फर्स्ट डेरिवेटिव पे जजमेंट देना होगा। तो g डैश x क्या हो जाएगा, 3f स्क्वायर x इंटू एफ डैश एक्स माइनस 6f(x) इंटू एफ डैश एक्स प्लस 4f डैश एक्स प्लस 5 प्लस 3 cos x माइनस 4 sin x। कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एफ डैश को कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 3f स्क्वायर एक्स माइनस 6f(x) प्लस 4 और इधर 5 प्लस 3 cos x माइनस 4 sin x है। अभी दिखाना है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये g डैश ग्रेटर देन 0 है, तभी तो gx इंक्रीजिंग होगा। अभी आप जानते हो कि f इंक्रीज कर रहा है, अगर f इंक्रीज कर रहा है तो f डैश x तो ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा, दैट इज ये तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अभी ये वाला एक्सप्रेशन आप ध्यान से देखो, है ना। इस एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या आ रहा है, 36 माइनस 48 माइनस 12 आ रहा है, जो कि लेस देन 0 और लीडिंग कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है। मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर समथिंग पॉजिटिव, मतलब एफ का कुछ भी वैल्यू हो जाए ये पॉजिटिव ही आएगा हमेशा, ठीक है ना। और ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, जिसका रेंज निकालना आपको आता है। इसका रेंज हो जाएगा माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 25 से प्लस 25, ठीक है। इसके साथ जब 5 ऐड करेंगे तो ये 0 से 10 तक हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ओवरऑल g डैश x जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एंड हेंस gx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। प्रोवाइडेड gx इंक्रीजिंग तभी होगा जब f डैश पॉजिटिव होगा, दैट इज f इंक्रीजिंग होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से मैंने कोई भी एक वेरिएबल यहाँ पे अननोन डाल करके, है ना, आपको अननोन पैरामीटर निकालने के लिए भी बोल सकता हूँ, जहाँ पे मैं ये गिवन इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, है ना। तो इस प्रॉब्लम को मैं अलग अलग तरीके से डील कर सकता हूँ, है ना, आपको घुमा सकता हूँ, ठीक है। तो वही चीज आपको यहाँ से सीखने का था। अभी चलते अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको नंबर ऑफ रूट्स निकालने बोला है एक फंक्शन का, जो कि एफ(x) फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रूट्स के बारे में अगर बातचीत करना है तो पहले आप देख लो कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, वो मोनोटोनिसिटी के बारे में बातचीत कर लो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो अगर पता चल जाता है ना, फिर मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके एटलीस्ट आइडिया इतना लगा दूंगा कि फंक्शन जो है वो कहाँ पे किधर क्या होगा, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अभी ये फंक्शन सॉल्व तो कर नहीं सकते हो क्योंकि अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक मिक्सचर है ना। सॉल्व करके थोड़ी ना एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो, एक्स का वैल्यू निकालने बोला भी नहीं है, बस नंबर ऑफ रियल रूट्स जज करने बोला है। तो अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो ये टू दी पावर 6 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 3 आने वाला है, यहाँ पे cos x आने वाला है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्या बनने वाला है, माइनस 3 अंदर आ जाएगा 1/x प्लस 1 होल टू दी पावर 4 प्लस 1 और इधर प्लस दे करके cos x आएगा, सही है। क्लियर है ना भाई। चलो तो अभी आप ध्यान से एक चीज देखो, ध्यान से एक चीज समझना। अभी ये चीज पॉजिटिव है, आप जानते हो, ठीक है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा,
है ना, क्योंकि पॉजिटिव के साथ +1 करेंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। इसके साथ अगर -3 प्रोडक्ट कर देंगे तो ये लेस देन इक्वल टू -3 हो जाएगा डेफिनेटली। -3 अगर प्रोडक्ट कर देंगे तो इधर -3 तो आएगा, बट इनइक्वालिटी रिवर्स होगा ना। तो ये पूरा एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन, ये रेड से जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये पूरा एक्सप्रेशन -3 से छोटा है। अभी ये कौन है, ये cos x है, ये तो -1 से 1 के अंदर रहता है। तो कोई अगर पूरा -3 से छोटा है तो इतना बड़ा नेगेटिव वैल्यू को कभी भी ये पॉजिटिव वैल्यू ओवरकम कर पाएगा क्या? कभी नहीं कर पाएगा। तो कंफर्म पता चल रहा है कि ये एक्सप्रेशन हमेशा लेस देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। ये क्लियर हो गया। और वही जजमेंट आपको सीखना है कि कैसे एग्जैक्टली सोचते हैं। समझ में आ रहा है ना? सोच क्लियर करो, सब कुछ खाना तैयार होगा बट आप दिख नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो इस तरीके का विजुअलाइजेशन पहले से करना होगा, तभी जाके एग्जाम में दिखेगा, है ना। तो एफ टेस्ट नेगेटिव पता चल गया, मतलब एफ जो है वो डिक्रीजिंग पता चल गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। मतलब फंक्शन जो है वो पूरा रियल नंबर में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इतना पता चल गया। अभी मैं फंक्शन का ग्राफ के बारे में जजमेंट देता हूं, तो आराम से मेरे कुछ चीजें जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मान लेते ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है। 0 पे देखो तो पहले वैल्यू क्या आ रहा है, 0 पे आपका 1 ही आ रहा है। 0 पे आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है। -∞ में चेक करो, +∞ में चेक करो। वे बोलोगे -∞ में वैल्यू कैसे निकालेंगे, लिमिट निकालो, लिमिटिंग वैल्यू निकालो। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल नहीं पा रहे हो, बेसिक लिमिटिंग वैल्यू निकालो, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू -∞ 1 डिवाइडेड बाई x + 1 होल क्यूब -3x + sin x। क्लियर, इस तरीके से चलेगा सीन। -∞ अगर मैं यहाँ पे डाल दूं तो ये -∞ ही रहेगा, तो 1/-∞ ये क्या बन जाएगा, 0 माइनस बन जाएगा। यहाँ पे अगर -∞ डालूंगा तो ये +∞ बन जाएगा। और यहाँ पे साइन ऑफ -∞ मुझे कुछ नहीं पता क्या होगा, बट इतना जरूर पता है कि -1 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। क्लियर है। तो +∞ को इतना छोटा नेगेटिव वैल्यू ये सब कभी ओवरकम कर नहीं पाएगा, तो अल्टीमेटली ये चीज +∞ को टेंड करेगा। क्लियर है। अभी देखते हैं +∞ में वैल्यू। तो लिमिट fx x टेंडिंग टू +∞, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/x + 1 होल क्यूब -3x + sin x। अभी ये क्लियर है कि ये तो 0 प्लस हो जाएगा, ये वाला चीज। अभी ये तो -∞, 3 × +∞ तो -∞ होगा, और sin +∞ -1 से 1 होगा। सिमिलरली इतना बड़ा नेगेटिव को इतना छोटा इंटरवल कभी ओवरकम कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। तो ये भी टेंड करेगा किसको, -∞ को। तो ये क्लियर हो गया कि -∞ में आंसर +∞ से शुरू होगा और +∞ में आंसर -∞ में आएगा। क्लियर। और आप जान चुके हो, ऑलरेडी आप जान चुके हो कि फंक्शन जो है वो पूरा रियल नंबर लाइन पे डिक्रीज कर रहा है। ऐसा नहीं कि थोड़ी जगह पे डिक्रीज करके वापस इंक्रीज कर रहा है। ये ग्राफ कहीं पे इंक्रीज कर ही नहीं रहा है। विद द हेल्प ऑफ मोनोटोनिसिटी आप ये जान चुके हो कि ये फंक्शन पूरा रियल नंबर में डिक्रीज कर रहा है। तो अगर पूरा रियल नंबर में डिक्रीज कर रहा है, -∞ में यहाँ पे है, +∞ में यहाँ पे, 0 पे यहाँ पे है, तो ग्राफ का नेचर तो एक ही पॉसिबल हो सकता है ना, इस तरीके से होगा, है ना। एग्जैक्ट शेप से मेरे को क्या मतलब है, मेरे को तो नंबर ऑफ फ्रूट्स चाहिए। तो पता चल गया ना, एक्स एक्सिस को जितना बार कट करेगा उतना ही नंबर ऑफ फ्रूट्स होगा। कितना बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है, मतलब वो क्या आएगा, एक ही रूट आएगा। तो इस इक्वेशन का नंबर ऑफ रूट्स कितना आएगा, 1 रियल रूट। और उसके साथ साथ में इतना तक कंफर्मेशन के साथ बता दूंगा कि वो रियल रूट जो होगा वो पॉजिटिव रियल रूट होगा, ठीक है, जो कि पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार का पैटर्न घुमाता रहता है एडवांस में। समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। तो ये रियल रूट वाला अलग अलग फंक्शन देकर के रियल रूट का कंसेप्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका है एनटीजे एडवांस, ठीक है। ये उनका फेवरेट चीज है। जब से जे एडवांस चालू हुआ है ना, आप तो मान लो 2006 से एकदम पिछले 15 साल में कम से कम मैं डायरेक्ट कंसेप्ट घुमा फिरा के दूसरे क्वेश्चंस में भी यूज होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर कम से कम 15 में 5 बार तुम्हें दिखाई देगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। ये बहुत फेवरेट पैटर्न है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही फ्लैट पैटर्न पूछेगा, इसी के ऊपर शुरुआत यहीं से होता है। अभी इसी के ऊपर घुमा फिरा के मैं बहुत प्रकार का पैटर्न जो है वो बना सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। तो चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ध्यान से समझिएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ये सब। जिस वक्त समझ नहीं आ रहा तुरंत फोन उठाना, सर को फोन लगाना, वापस समझा के दूंगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर तुम नहीं कर रहे हो तो तुम जाओ, तुम्हारा प्रॉब्लम है, मैं और क्या करूँ, ठीक है। अब घर जाकर के खाना खिला के तो नहीं दे सकते ना भाई, जितना कर सकता हूँ कर रहा हूँ, और क्या करे। 14 के बाद है 18 में आपको एक इनइक्वालिटी दे रखा है और 0 से π/2 में इस इनइक्वालिटी को प्रूफ करने के लिए दिया जा रहा है। क्लियर है।
समझ आ रहा है ना? अच्छा, तो ये इनइक्वालिटी अपन प्रूव कैसे करेंगे? तो इनइक्वालिटी प्रूविंग का कंसेप्ट आपको ऑलरेडी पता है कि आप इस साइड को उस तरफ लेकर के एक फंक्शन बनाते हो और एक फंक्शन बना के उसका मोनोटोनिसिटी नेचर देखते हो, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, फिर अकॉर्डिंगली अपन कुछ कुछ करते थे, आपको याद है इतना। अभी फंक्शन क्या बना है? अभी यहाँ पे सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी है, तो क्या पहले इस इनइक्वालिटी को प्रूव करें फिर इस इनइक्वालिटी को प्रूव करें? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही करना होगा। बट फंक्शन क्या बना है? क्या पाई माइनस 1/2 को इधर लेकर के सब्ट्रैक्ट करके फंक्शन बनाए क्या? नहीं। अरे ये अगर वेरिएबल होता, ये अगर कोई फंक्शन होता एक्स का फंक्शन, तब जाकर के इसको सब्ट्रैक्ट करके लेकर के जाते। अभी तो ये कांस्टेंट है, तो इसमें छेड़खानी करके आप क्या करोगे? डायरेक्टली तो फंक्शन तैयार है ना, एक्स साइन एक्स माइनस हाफ कोसाइन स्क्वायर है, उसी पे सोचो, सोच करके देखो क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। क्लियर है ना? तो एफ एक्स मान लेते हैं कौन? एक्स साइन एक्स माइनस हाफ ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है? दिस इज योर एफ एक्स फंक्शन, ठीक है ना? तो एफ डैश एक्स जो होगा वो हो जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस हाफ इंटू साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स कॉस एक्स, दैट इज ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाएगा। क्लियर? समझ आ रहा है मेरी बात? चलो, तो यहां से अपने को क्या समझ आता है भाई? अच्छा, इंटरवल दिया हुआ है 0 से π/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से मैं x cos x को ऐसे ही रहने देता हूं, sin x कॉमन ले लेता हूं, अंदर 1 माइनस cos x लिख देता हूं, ठीक है। अभी 0 से π/2 जो इंटरवल है, इस इंटरवल में ये पूरा पूरा पॉजिटिव है। x तो पॉजिटिव है बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0 एंड cos x इज आल्सो पॉजिटिव इन द इंटरवल 0 to π/2, है ना? ग्राफ से अपन इजीली चेक कर सकते हैं। And for any value of x, 1 minus cos x is always positive because cos x is always less than 1. और sin x जो है वो भी 0 से π/2 में हमेशा पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है ना? तो सारे अगर पॉजिटिव हो गया तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ना फॉर दिस इंटरवल x बिलोंग्स टू 0 से π/2। अपने को इक्वालिटी पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में इक्वालिटी दिया भी नहीं है, ठीक है। तो f डैश ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होगा, दैट इज f फंक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा इन द इंटरवल 0 से π/2, ठीक है। तो f इंक्रीज कर लिया इन द इंटरवल 0 से π/2। अभी खेल सुनो, यहां तक बहुत बच्चे पहुंच जाते हैं, इसके बाद इस इनइक्वालिटी को इंटरप्रेट नहीं कर पाते वो बच्चे, ठीक है ना? तो मैं आपको सिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। x जो है वो क्या है? वो इसी इंटरवल का कोई ना कोई वैल्यू है ना, जिसको मैं x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो x शुड बी इन द इंटरवल 0 से π/2। ये बात तो क्लियर है? आप तो सजा करके लिखोगे, है ना? एक्सरसाइज 3 है तो मैं कुछ लिखने विखने में इंटरेस्ट नहीं रख रहा हूं। तो x है जो 0 से π/2 के बीच में है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो अगर मैं f ऑपरेट करता हूं तो क्या इनइक्वालिटी मेरे को डिस्टर्ब करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा, बिकॉज फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अगर डिक्रीजिंग होता तो इनइक्वालिटी डिस्टर्ब हो जाता है, घूम करके पलट जाता है इनइक्वालिटी। तो अगर मैं यहाँ पे तीनों जगह पे f ऑपरेट करूं तो फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगा, सॉरी इनइक्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगा, वो सेम रहेगा। व्हाट इज f0? f0 is 0. What is fx? fx is x sin x minus half sin square x. And what is your f of π/2? f of π/2 is your i minus 1/2. आ गया ना, ये प्रूफ हो गया। समझ आ रहा है ना? वही है इनइक्वालिटी का टेक्निक, ठीक है। तो इस पैटर्न में कोई क्वेश्चन अभी तक जेई ने पूछा नहीं, बट मुझे लगता है कि ये बहुत ही जल्दी अगले 4-5 साल के अंदर पूछा जाएगा और पैराग्राफ में पूछेंगे जरूर, ठीक है। इसमें पैराग्राफ में ये अच्छा सवाल बन सकता है। इस टाइप का मैं 2-3 कंसेप्ट मर्ज करके पूछ सकता हूं। मैं आपको टेस्ट में भी, अगला टेस्ट में एक पैराग्राफ बना के दूंगा इसी इनइक्वालिटी बेस। अभी तक जेई ने तो नहीं पूछा है, बट खैर अपन बना सकते हैं आराम से, ठीक है। और कभी भी ये पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान से इसको समझ के रखना, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बोर्ड्स में काम आएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। पैराग्राफ या फिर मल्टीपल चॉइस में भी बन सकता है, 1 और मोर देन 1, ठीक है। मल्टीपल चॉइस 1 और मोर देन 1 में बना है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। डायरेक्टली इस पैटर्न में तो नहीं था, बट बना है, आया है ना, किसी न किसी ऑप्शन में। ऐसे कोई क्वेश्चन तो नहीं आया, बट ये इनइक्वालिटी कंसेप्ट यूज हुआ है। 2018 में ये क्वेश्चन था, है ना, लिबनीज के साथ मिक्स किया है 2018 में एडवांस में आया है। क्लियर? चलो अगले सवाल पे चलते। 20 cos of sin x greater than sin of cos x प्रूफ करना है अपने को। क्या करोगे? और टेक्निक बताते नहीं, एक ही टेक्निक में बैठे रहो कितना देर, है ना। और टेक्निक बताते मैं आप जितना मेरे दिमाग में है मैं आपको उतार के देता। आप बाकी आगे सोचो, वो आपका जिम्मेदारी है ना। अगर सोचने का वक्त है आप सोचो। ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ करना है तो क्या करना है? पहले से मोनोटोनिसिटी वगैरह इसको उधर लेकर के ये सब तो कर लेगा, ठीक है। बट इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ और कुछ सिखाने का प्रयास करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, इस साइन को मैं कॉस, जिसको मुझे प्रूफ करना है उसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए।
ऐसे लिख सकता हूँ ना, cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस cos x और sin ऑफ cos x, ये तो क्लियर है। मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं दिस ग्रेटर देन दैट प्रूफ कर देता हूं तो बात बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अभी आप मेरे को देखो, ये ग्रेटर देन ये प्रूफ करने के लिए cos ऑपरेट करेंगे इन दोनों पे, समझ में आ रहा है मेरी बात? तो क्रॉस अगर इन दोनों पे ऑपरेट करेंगे, cos इज योर डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, इन द इंटरवल 0 से पाई बाई 2, ठीक है, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, दैट इज sin x लेस देन पाई बाई 2 माइनस cos x। इस जगह से मेरा सवाल शुरू होगा, ठीक है, आंसर जो है वो शुरू होगा अगर आप ध्यान से देखोगे तो। sin x लेस देन पाई बाई 2 माइनस cos x, इसको अगर मैं सही से देखूं तो कुछ sin x प्लस cos x लेस देन पाई बाई 2 कुछ ऐसा ही है, समझ में आ रहा है ना? तो sin x प्लस cos x का रेंज निकाल देते ना, बात बन जाएगा पूरा पूरा, समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो शुरू कहां से करते हैं? शुरू यहां से करते हैं कि वी हैव sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x बिलोंग्स टू, रेंज क्या होगा, -√2 से +√2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। क्लियर है? ये तो पक्का है ना, ये तो सभी को पता है। अगर ये भी नहीं पता है तो ऐसे कर ले भाई, क्या दिक्कत है, √2 लगा दे, इधर 1/√2 लगा दे, समझ में आ रहा है ना? तो ये बन जाएगा √2 इंटू साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, समझ में आ रहा है? तो एज साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4 इज इन द इंटरवल -1 से 1, देयरफॉर √2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चीज आ जाएगा √2 इंटू साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4 और इधर √2, है ना, ये इस इंटरवल में हो जाएगा। अभी √2 इंटू साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4 किस में होगा, दैट इज मैं यहां से डायरेक्टली कमेंट कर सकता हूं ना कि sin x प्लस cos x जो है वो √2 से छोटा या फिर इक्वल होगा। अभी √2 होता है 1.414 और पाई बाई 2 होता है 1.57, तो अगर ये √2 से छोटा है तो गारंटेड है, विच इंप्लाइज कि sin x प्लस cos x जो है वो तो सारा कंफर्म है कि वो पाई बाई 2 से छोटा होगा ही होगा, इक्वल होने का तो सवाल ही नहीं होता है। इक्वालिटी मत लगा देना यहाँ पे, इक्वल तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू √2 है। तो sin x आ गया ना यहाँ पे, तो sin x इज लेस देन पाई बाई 2 माइनस cos x। अभी मैं दोनों तरफ क्या ऑपरेट करना चाहता हूँ, cos ऑपरेट करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को cos ऑफ sin x से डील करना है, ठीक है। तो अगर मैं दोनों तरफ cos ऑपरेट करता हूं तो cos एक नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है इन द इंटरवल रियल नंबर साइड, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बट इंपॉर्टेंट बात है जो ये है कि cos एक मोनोटोनिक फंक्शन है इन द इंटरवल 0 से पाई बाई 2, और वहीं पे है क्वेश्चन। तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया, क्यों? बिकॉज इन द इंटरवल 0 से पाई बाई 2 cos कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, cos स्ट्रिक्टली डिक्रीजेस इन द ओपन इंटरवल 0 से पाई बाई 2। तो हम क्लियरली यहां पे बोल सकते हैं कि cos दोनों तरफ ऑपरेट करने के बाद इनइक्वालिटी चेंज होगा। तो ये ग्रेटर देन cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस cos x, दैट इज ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ cos x हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हो गया ना प्रूफ? समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? तो इस तरीके से भी सोच सकते हैं प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तक पहुंचना जरूरी है, भाई किसी तरीके से सोचो, है ना। मेरे को जो जो अलग अलग चीज पता है मैं आपको बता के दे रहा हूँ, मैं जितना याद आता है, ये सारी चीज याद भी नहीं आता है एक साथ पढ़ाते वक्त। चलो, किस्मत खराब है हमारा कि हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं, अदरवाइज जब क्लास में होते तो बच्चे निकालते बहुत सारे, आप लोग खुद ही निकालते सोच के और 2-3 तरीका, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एफ और जी डिफरेंशिएबल फंक्शन है रियल नंबर सेट पे। सपोज f0 और g0 इक्वल है, क्या दिया है, f0 इज इक्वल टू योर g0, ठीक है, और f डैश g डैश से छोटा या फिर उसके इक्वल है, ठीक है। तो fx gx से छोटा प्रूफ करना है, तो fx अगर gx से छोटा प्रूफ करना है तो एक फंक्शन मान लेते हैं। एज यहाँ पे f डैश और g डैश में रिलेशन दिया है, तो मेरा दिमाग में क्लिक कर रहा है कि अगर आपको ये प्रूफ ही करना है तो आप क्यों ना fx माइनस gx को कोई फंक्शन एज्यूम कर लो, ठीक है ना। मैं कोई hx कोई फंक्शन मान लेता हूं जो कि fx माइनस gx है। अभी इसका मोनोटोनिसिटी चेक करने के लिए मैं इसको डेरिवेटिव कर देता हूं, तो ये f डैश माइनस g डैश आ जाएगा। अभी ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि f डैश इज लेस देन इक्वल टू g डैश। उसी को देख करके मैंने fx माइनस gx को hx माना, समझ में आ रहा है? तो ये लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, मतलब hx फंक्शन क्या कर लिया, डिक्रीज कर लिया। hx फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है किस इंटरवल में, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, क्योंकि यहाँ पे 0 पे बातचीत चल रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो hx फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन, आपको पता चल गया, क्लियर है। चल, अंडर द गिवन कंडीशन अभी आप बोल सकते हो ना कि एज x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अगर मैं दोनों तरफ h ऑपरेट करूं तो इनइक्वालिटी सेम रहेगा या चेंज होगा, चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली, बिकॉज hx इज डिक्रीजिंग,
तो एच एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू एच जीरो हो जाएगा। तो एच एक्स क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स माइनस जी एक्स होगा। अभी आप समझ ही गए होंगे खेल क्या है। और एच जीरो क्या है, एच जीरो हो जाएगा आपका एफ जीरो माइनस जी जीरो, और एफ जीरो एंड जी जीरो बोथ आर इक्वल, दैट्स व्हाई डिफरेंस मस्ट बी जीरो। तो यहां से आ जाता है एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्लियर, समझ आ रहा है मेरी बात, पक्का? उनके सारे थॉट्स जो है तो दिमाग में डेवलप करना होगा, समझ आ रहा है ना? ऐसे देखते देखते बनेगा नहीं कुछ, क्लास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चन का, तब जा करके होगा। ठीक है, उसके बाद जब रिवीजन होगा तो एकदम से दिमाग में ये फिक्स हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? क्लियर है? चलो 22 ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो, समझ आ रहा है ना? चलो सिलेबस कम होगा इसका उम्मीद में मत रहो ना। इतना बुरा हालत में गवर्नमेंट एग्जाम करा रहा है, देख रहे हो ना, एग्जाम का नोटिस आ गया, एग्जाम करा रहे गवर्नमेंट। तो आप सोचते हो क्या कि गवर्नमेंट आपके लिए सोचेंगे? नहीं सोचेंगे, मुझे तो नहीं लगता कि कभी सोचेंगे वो लोग। जब इतना क्राइसिस सिचुएशन में वो लोग सोच नहीं पाते बच्चे के बारे में, तो कहाँ सोचेंगे भाई? समझ में आ रहा है ना? नहीं सोचेंगे वो लोग, कुछ सेल्फिश है, उनको सिर्फ खुद से मतलब है, फीस कलेक्शन चाहिए उनको। नहीं, फर्स्ट ईयर में दोगे ना 80,000 आकर के, फर्स्ट सेमेस्टर में फीस का कलेक्शन चाहिए, अपने से मतलब है। सर एक सेमेस्टर रिड्यूस करा दो ना, कितना फर्जी सब्जेक्ट होता है बीटेक में और मेडिकल में, ह्यूमैनिटीज, ये वो क्या क्या सब्जेक्ट होता है, सही ना है, लेकिन नहीं करेंगे, पता नहीं क्यों। चलो ये सवाल देख दो 22। अब ये इनइक्वालिटी बड़ा गंदा सा इनइक्वालिटी है, इसको प्रूव करना है। क्या चाहते हो आप? इसको इधर लेकर करके कोई फंक्शन में मान लूँ और उसको मैं समथिंग डिक्रीजिंग वगैरह प्रूव करूँ क्या, या फिर इंक्रीजिंग, जो भी है प्रूव करूँ क्या? एक बार सोचो ना कि कितना गंदा होने वाला है, अंडर रूट के अंदर इतना गंदा फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन कितना गंदा आएगा, उसको ग्रेटर देन या फिर लेस देन जीरो प्रूव करना। मेरे ख्याल से अगर आप कर पाते हो तो एक बार करके देखो। एच एक्स मान लो कोई फंक्शन दिस माइनस दैट या फिर दिस माइनस दैट, फिर करके देखो, प्रोसेस करके देखो क्या होता है नहीं होता है। बट मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगा, ऑब्जर्व कर, विजुअलाइजेशन तैयार, समझ में आ रहा था? थोड़ा सा ऑब्जर्व कर, ये देख क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से अगर देखेगा तो पता चलेगा। ये देख क्या लिखा हुआ है और इधर देख क्या लिखा हुआ है। समझ आ रहा है? मतलब कि जो चीज लिखा गया है वो क्या है, वो है बॉक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बॉक्स स्क्वायर, इस टाइप में कुछ लिखा गया है। देख रहे हो, दोनों तरफ वही है, बस एक जगह पे e टू द पावर x है तो एक जगह पे 1 प्लस x है। आ रहा है बात समझ में? क्लियर है? चलो अभी ध्यान से देखो, तो फंक्शन जो मानेंगे किसको मानेंगे? इसको मान लेते फंक्शन x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? काम कम हो गया। एफ डैश कितना है? 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक बात है? तो ये आ जाएगा x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी यहां तक करके फायदा क्या होगा? कोई फायदा ही तो नहीं होगा। अभी ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो कौन बताएगा, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर मान लो x पॉजिटिव होता है तो इतना तो कंफर्म है कि ये पॉजिटिव होगा। अगर x नेगेटिव होता है, अगर x नेगेटिव होता है तो क्या होगा? मान लो -5 हो गया तो ये -5 और ये वाला चीज 5 से बड़ा होगा ना, तो ओवरऑल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा ही रहेगा हमेशा, क्योंकि अंडर सिर्फ अगर x स्क्वायर होता तो ये x आता, बट x स्क्वायर प्लस 1 है तो x ज्यादा हो जाएगा। मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा रहेगा, मतलब ओवरऑल एक्सप्रेशन 1 से हमेशा छोटा रहेगा। समझ में आ रहा है ना? तो नेगेटिव भी अगर हो जाता है तो 1 को डोमिनेट नहीं कर पाएगा, मतलब ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। क्लियर है मेरी बात? है ना? तो इस तरीके से आपको सोचना होता है, जज करना होता है। ठीक है ना? इनइक्वालिटी कितना इंपॉर्टेंट चीज है कैलकुलस के लिए, आप देख सकते हो। अभी समझ आ रहा है ना? नेगेटिव अगर होता है तो भी ये पॉजिटिव होगा, ये चीज सोचना बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोचो इसमें। समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ पा रहे हो तो फंक्शन क्या पता चल गया? इंक्रीजिंग पता चल गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब
किसी भी इनइक्वालिटी में अगर f को लगाएंगे तो इनइक्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं होगा, वही तो है ना। तो चलो अगर मैं आगे सोचता हूं तो मैं क्या सोचूंगा, यहाँ पे बॉक्स की जगह पे e टू दी पावर x दिख रहा है, यहाँ पे बॉक्स की जगह पे 1 प्लस x दिख रहा है, तो e टू दी पावर x और 1 प्लस x पे कोई कंपैरिजन है क्या आपके पास, ये सोच रहा हूं। सबसे पहले ये सोचो e टू दी पावर x और 1 प्लस x पे कोई कंपैरिजन आपके पास है क्या। ध्यान से देखो, e टू दी पावर x का ग्राफ क्या है, ऐसे है, समझ में आ रहा है। और 1 प्लस x क्या है, 1 प्लस x क्या है, 1 प्लस x होता है, x तो ऐसे होगा, 1 प्लस x इस पॉइंट से पास करें, अभी इस पॉइंट से ये टेंजेंट होकर के जाएगा ऐसे, या फिर कट मार के जाएगा, वो तो भगवान जाने, समझ में आ रहा है ना। तो वो चीज अगर आपको देखना है तो आप किस तरीके से देख सकते हो, वो चीज अगर आपको देखना है तो आप किस तरीके से देख सकते हो, आप इस तरीके से देख सकते हो कि ये है e टू दी पावर x, ये है 1 प्लस x। अगर मैं x से 0 पे देखूं तो दोनों ही 1 होगा, ठीक है। अगर मैं 0 के बाद देखने का प्रयास करूं, 0 के बाद, तो आप देख रहे हो एक चीज कि 0 के बाद में e का पावर जो भी रखूं ये 1 से तो बड़ा देगा, और ये बहुत ही छोटा, कौन सा बड़ा होगा ये समझना, क्योंकि 1 के बाद तो बड़ा सिंपल है कि ये आगे बढ़ता जाएगा, e टू दी पावर x 1 प्लस x से हमेशा बड़ा होगा, ये तो समझ आता है। बट 0 से 1 के बीच में क्या कोई इंटरसेक्शन आ रहा है क्या, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एग्जैक्टली 1 पे ये हो रहा है 2.7 e और ये हो रहा है 2, तो 1 पे तो ये इससे बड़ा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में क्या ये हमेशा इससे बड़ा होगा या नहीं होगा, चलो हम जज कर लेते हैं। हमें ये देखना है क्या ये इनइक्वालिटी करेक्ट है या नहीं फॉर x बिलोंग्स टू 0 से 1, क्योंकि 1 के बाद 0 से पहले तो e टू दी पावर x इससे बड़ा होगा ही होगा, और 1 के बाद भी दिख रहा है कि ये e स्क्वायर e क्यूब ये हमेशा 1 प्लस x से बड़ा ही होगा, ये दिख रहा है। डाउट आ रहा है कि 0 से 1 के बीच में क्या कोई और इंटरसेक्शन पॉइंट ना हो जाए, है ना, ये ऐसे ऐसे क्रॉस होकर के ऐसे मतलब कट करके ना चला जाए, ग्राफ को ऐसे कट करके ना चला जाए 2 पॉइंट में, ठीक है। यही मेरा डर है जो मैं चेक करना चाहता हूं। तो अगर आपको ये इनइक्वालिटी चेक करना है तो आप बोल सकते हो ना कि आप नया फंक्शन मान लो g e टू दी पावर x माइनस 1 माइनस x, अभी g डैश क्या आ रहा है, e टू दी पावर x माइनस 1 आ रहा है। अभी 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में आप जानते हो कि e टू दी पावर x हमेशा 1 से बड़ा ही होगा, मतलब ये चीज हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से 1, है ना। या फिर आप ऐसे ही डायरेक्टली प्रूव कर सकते हो ना ये चीज, है ना, फॉर ऑल x ही तो प्रूव कर सकते हो, क्योंकि e टू दी पावर x माइनस 1 माइनस x अगर आप अपना नया फंक्शन मानते हो तो g डैश आ जाएगा e टू दी पावर x माइनस 1 एंड e टू दी पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। x अगर 0 से बड़ा है तो e टू दी पावर x हमेशा माइनस 1 से बड़ा 1 से बड़ा होगा ना, तो ये पॉजिटिव आएगा, मतलब ये g इंक्रीज करेगा, इंक्रीज अगर करेगा तो ये इनइक्वालिटी बिल्कुल ट्रू है, समझ में आ रहा है ना। तो ये इनइक्वालिटी अगर ट्रू है तो इस इनइक्वालिटी में अगर f ऑपरेट कर दूंगा मैं तो कोई इफेक्ट होगा क्या, नहीं होगा कोई इफेक्ट, और f ऑफ e टू दी पावर x इज योर दिस एक्सप्रेशन, f ऑफ 1 प्लस x इज योर दिस दैट एक्सप्रेशन। क्लियर, प्रूफ हो गया, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो इस तरीके से सोचना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे शुरू करने से नहीं चलेगा कि सबट्रैक्ट कर लिया, है ना, एक ही तरीका से हमने बताया कि डिफरेंशिएट कर दिया, हो गया, चलता गया चलता गया, समझ में आ रहा है ना, सोचना पड़ेगा, समझ में आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से सोचते रहो, है ना, फिर सम अप करो चीजों को, नोट्स बनाओ बढ़िया से, क्लियर है, समझ आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ, अरे बाप रे, इंटीग्रेशन आ गया यहाँ पे। बेसिकली ये सब क्वेश्चन की वजह से ना, ये आईटी पूछ चुका है, और ये सब क्वेश्चन की वजह से ना बहुत जगह पे आप देखोगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन के बाद पढ़ाया जाता है, ठीक है। बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के बाद पढ़ाने का कोई लॉजिक नहीं है, वो लोग सिर्फ इसीलिए पढ़ाते हैं ताकि ये सब क्वेश्चन में बच्चे का दिक्कत ना आए। तो मैं एक फॉर्मूला आपको रटा दूंगा और उसके थ्रू ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, दैट्स इट। और इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे तब अपना भी ये फॉर्मूला सारे प्रूफ वगैरह के साथ डिटेल में स्टडी करेंगे, है ना, एक क्लास का टॉपिक है वो, ठीक है। तो आप देखे होंगे फिजिक्स वगैरह में या नहीं, मेरे को नहीं पता, क्योंकि इतना डीप मैथमेटिक्स लगा करके फिजिक्स का कोई क्वेश्चन बनाया भी नहीं जाता है, ठीक है। ऊपर ऊपर सिंपल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है बेसिकली। तो ये लिबनीज रूल आता है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन में, बोर्ड्स में तो नहीं, आईटीजे का बहुत फेवरेट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है, बहुत क्वेश्चन। तो न्यूटन लेबनीज रूल ये क्या है, ये किसी इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट कैसे करें, है ना। मान लो अगर मेरे पास कोई फंक्शन है f(x) जो कि इस फॉर्मेट में है, जिसका लिमिट्स वेरिएबल है, लिमिट्स क्या है, लिमिट्स वेरिएबल है,
लिमिट कुछ इस फॉर्मेट में है, g1x से g2x और अंदर कोई फंक्शन है, मान लो h ऑफ t dt, है ना, अंदर कोई t के वेरिएबल में कोई फंक्शन है और इसको मैं इंटीग्रेट करके लिमिट जो पुट कर रहा हूं वो x के टर्म में पुट कर रहा हूं, तभी तो मैं f डैश निकालूंगा ना। अरे अगर फंक्शन ही x के फॉर्मेट में नहीं आया तो मैं f ऑफ x थोड़ी ना लिखूंगा यहाँ, लिमिट जब x के फॉर्मेट में डालूंगा, अदरवाइज तो ये t के फॉर्मेट में आ जाएगा, तो लिमिट जब डालूंगा x के फॉर्मेट में तभी तो ये x का फंक्शन आएगा ना, इसलिए g1x से g2x डालना। तो बेसिकली लिमिट जब वेरिएबल होता है तब इंटीग्रेशन को कैसे डिफरेंशिएट करते वो न्यूटन लेबनिट्ज में हमें आइडिया दिया है। बेसिकली बस रूल बता रहा हूँ, रूल याद कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करो, आगे बढ़ो बस, क्योंकि लिमिट्स का कोई कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा शीट में, आपको दिक्कत हो सकता है इसलिए बता देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ दिस g1x टू g2x, है ना, और h t dt। क्लियर? तो ये जो आएगा वो क्या होगा, देखो जैसे बता रहा हूं वैसे याद कर लो अभी के लिए, बाद में ऑफिशियली पढ़ेंगे, ऐसे ही एक आध क्लास का टॉपिक लेकर के पढ़ेंगे। तो अपर लिमिट पुट करो t के जगह पे, तो ये g2x आएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ g2 दैट इज g2 डैश x, दैट्स इट, माइनस लोअर लिमिट पुट करो g1x इनटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव दैट इज g1 डैश x। दिस इज योर डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन विद वेरिएबल लिमिट्स। ठीक है, न्यूटन लेबनिट्ज रूल जो है, ठीक है ना, याद रख लो इसको, एंड सो ऑन, क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, फिर देखते जाओ। चलो एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ -1 से x टी स्क्वेयर प्लस ट्वाइस टी इंटू टी स्क्वेयर -1 dt। एफ डैश एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट पुट कर एक्स स्क्वेयर प्लस ट्वाइस एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर -1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स 1 है, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ -1 इज 0। तो वो लिख के कोई फायदा नहीं, -0 लिखना चाहते तो लिखो आपका -0। तो ये क्या बन गया, x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस 2 बन जाएगा, और ये x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो बोल रहा है कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है वो निकालो, तो ग्रेटर देन 0 करके इंक्रीजिंग इंटरवल निकालो, रिमेनिंग जो बचेगा वो डिक्रीजिंग इंटरवल। क्लियर है? तो सिंपल लॉजिक है, अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन सिमिलरली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है, कहाँ पे क्या इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, वही चीज एक बार डिफरेंशिएशन करके आप चेक कर सकते हो, है ना। cos ऑफ cos x है, तो 5(1 डैश x की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका cos ऑफ cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन ऑफ cos x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज योर माइनस साइन x। ठीक, तो अभी आप जानते हो कि आपका इंटरवल दे रखा है 0 से π/2, तो 0 से π/2 में ये पॉजिटिव और साइन के अंदर मतलब ये पॉजिटिव, मतलब ये कहां से कहां पे, ये 0 से 1 पे होगा, तो cos अगर 0 से 1 पे है तो साइन ऑफ 0 से 1 इज पॉजिटिव, और बाहर नेगेटिव है तो ये पूरा पूरा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये नेगेटिव मिलकर प्लस बन जाएगा, बचेगा साइन एक्स, एक्स 0 से π/2 है तो साइन भी पॉजिटिव, तो प्लस और प्लस मिलकर पूरा पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन 0, मतलब cos ऑफ cos x फंक्शन इंक्रीजिंग होगा इन दिस इंटरवल। ठीक, ये तो डेरिवेटिव करके आप निकाल ही सकते हो, अदरवाइज आप प्रॉपर्टी भी निकाल सकते हो। सोचो ना कि cos इंक्रीजिंग है और cos इंक्रीजिंग है, तो ये क्या है, ये cos x और cos x फंक्शन का कॉम्पोजिशन है ना, तो cos x 0 से π/2 में क्या है, डिक्रीज करता है, ये cos x भी डिक्रीज करता है, तो अगर दोनों फंक्शन सेम नेचर होता है, दोनों का मोनोटोनिसिटी अगर सेम होता है तो दोनों का कॉम्पोजिशन हमेशा इंक्रीजिंग होगा, बोला था ना इंक्रीजिंग आ है। और यहाँ पे आप देख के बोल सकते हो कि साइन इज इंक्रीजिंग इन दैट इंटरवल एंड cos इज डिक्रीजिंग, देयरफॉर बोथ आर ऑफ opposite monotonicity, therefore their composition must be decreasing at that interval, in that interval. Clear? समझ में आ रहा है? पक्का समझ आया ना? तो वो सारे एप्लीकेशन में आपको दिखा रहा हूँ, डेरिवेटिव करके भी दिखा दिया। क्लियर है? समझ आ रहा है ना? इस तरीके से अपने आप को आप ग्रो करो। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है वो समझने का प्रयास करते हैं। चलो, एफ एक्स एक डिफरेंशिएबल बाइसेक्टिव फंक्शन, बोलने का मतलब ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हम समझ जाते हैं आपका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अच्छा, मतलब चारों ऑप्शन को चेक करना होगा। एफ एक्स माइनस एक्स इंटू एफ डबल डैश लेस देन 0। अच्छा, एफ एक्स माइनस एक्स इंटू एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0। एफ एक्स माइनस एक्स इंटू एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0, देन एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स हैज नो सॉल्यूशन। और यहाँ पे सेम एज सी, मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। तो हमें डील किससे करना है, चारों ऑप्शन में इसी चीज से डील करना है कि एफ एक्स माइनस एक्स इंटू एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0 हो रहा है या नहीं, या फिर लेस देन 0 हो रहा है या नहीं। आप देखो कि ये ग्रेटर देन 0 अगर होता है
तो ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाएगा और ये दोनों के दोनों या तो दोनों को दोनों नेगेटिव हो जाएगा, तो इन दोनों में से कुछ भी एक होगा। अच्छा, तो ये दोनों अगर पॉजिटिव होता है तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये दोनों अगर पॉजिटिव है तो ये पॉसिबल है? वो हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या ये दोनों अगर पॉजिटिव, ये दोनों केसेस पॉसिबल हो सकते हैं? ये केस आपको क्या बोल रहा है? इस केस का मतलब है कि एफ एक्स ग्रेटर देन एक्स होगा और एफ डबल डैश एक्स भी ग्रेटर देन 0 होगा। इस केस का मतलब क्या है? इस केस का मतलब है एफ एक्स इज लेस देन एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा। क्लियर है? यही तो है इसका मतलब, ठीक है। तो ये हो सकता है क्या? ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये हमें बताना है। तो एफ डबल डैश पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? फंक्शन इज डबल डेरिवेटिव का सिग्निफिकेंस क्या है? वो अगर पॉजिटिव होता है दैट इज कॉन्केव अपवर्ड होगा। अभी कॉन्केव अपवर्ड अगर होता है तो क्या पॉसिबल होगा ये चीज एफ एक्स ग्रेटर देन एक्स? हमेशा तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है वो तो हमें बोल के ही नहीं दिया ना। क्योंकि देखो ना, अगर y इज इक्वल टू एक्स की बात में ये करूं, है ना, अगर एफ एक्स ग्रेटर देन एक्स है मतलब एफ एक्स का ग्राफ ऐसे हो सकता है, कॉन्केव अपवर्ड भी है, एफ एक्स ग्रेटर देन एक्स, इट इज पॉसिबल। बट अगर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, अगर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, हमको तो पता नहीं है ना कि इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। अगर फंक्शन डिक्रीज करता है तब तो नहीं होगा, तब तो एफ एक्स हमेशा एक्स से बड़ा नहीं हो पाएगा ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर तो नहीं हो पाएगा। यहां से यहां तक अगर मान लो कि फंक्शन डिक्रीजिंग है, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है उसके बारे में हमें कुछ नहीं बोला है, उसके बारे में हमें कुछ ही नहीं बोला है। समझ आ रहा है ना मेरी बात? उसके बारे में हमें कुछ ही नहीं बोला है। तो अगर कुछ नहीं बोला है तो इस कंडीशन के अंडर पे तो मैं फंक्शन को तो ऐसे भी कंसीडर कर सकता हूं ना। तो y इक्वल टू एक्स तो ऐसे होगा। अभी यहां तक तो एफ एक्स ग्रेटर देन एक्स समझ में आ गया, बट इसके बाद तो x ग्रेटर देन एफ एक्स हो गया ना, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है बी ऑप्शन को, क्योंकि यहाँ पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r बोला है, तब तो बी तो नहीं हो सकता। ए ऑप्शन अगर मैं देखूं तो यहाँ पे लेस देन बोला है, मतलब ये अगर प्लस है तो ये माइनस, और ये अगर माइनस है तो ये प्लस। तो ये अगर प्लस है तो ये लेस देन 0, ठीक है ना। मतलब एफ एक्स ग्रेटर देन एक्स व्हेन कनकेव डाउनवर्ड। अरे भाई कनकेव डाउनवर्ड के केस में तो हो ही नहीं सकता है। एफ एक्स ग्रेटर देन एक्स कैसे होगा? क्योंकि एफ एक्स अगर ग्रेटर देन एक्स हुआ तो ऐसे हो सकता है, ये तो कनकेव अपवर्ड का केस है। कनकेव डाउनवर्ड अगर होता है तो या तो ऐसे हो जाएगा ग्राफ, समझ में आ रहा है ना। तो ये तो एफ एक्स लेस देन एक्स वाला केस हो गया, है ना। ये तो पॉसिबल है ही नहीं, यहाँ पे तो दोनों केस ही फॉल्स है, क्लियरली दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो सी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स नो सॉल्यूशन, और डी पे बोल रहा है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। अगर एफ एक्स ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब पहला वाला केस अगर ग्रेटर देन 0 होता है, अभी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर तो हो नहीं सकता है, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स हैज नो सॉल्यूशन। एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स हैज नो सॉल्यूशन। ये हम कैसे कमेंट करें? क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का सॉल्यूशन जो होगा वो एफ एक्स इक्वल टू एक्स का भी सॉल्यूशन होगा। फंक्शन कंटीन्यूअस मान रहे हैं, है ना, वो नहीं होता है। कभी कभी मैंने आपको सिखाया था वो डिस्क्रीट फंक्शन की थी, है ना, जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन थ्रू आउट डिफरेंशिएबल बोल के दिया ना, यहाँ पे डिफरेंशिएबल बोल के दिया मतलब कंटीन्यूअस है ना, तो फंक्शन को थ्रू आउट द इंटरवल कंटीन्यूअस मान रहा है। मतलब एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का सॉल्यूशन का बात कर रहा है वो लोग, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको इनडायरेक्टली ये चेक करना है क्या इस केस में एफ एक्स इक्वल टू एक्स हो सकता है या नहीं। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स हो सकता है या नहीं, तो मैं कैसे चेक करूं? बिल्कुल हो तो सकता है, हो तो सकता है, बट होगा ही जो, वो मैं कैसे कमेंट करूं कि होगा ही। देन एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स अगर मैं बोल दिया तब तो फॉर ऑल एक्स ये ट्रू हो जाएगा ना, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि ऐसे भी तो हो सकता है ना, देखो ये टच करके जा रहा है, इस केस में एफ डबल डैश कनकेव अपवर्ड भी है, ये कंडीशन भी ट्रू हो रहा है। एफ एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन एक्स, एफ एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन एक्स, ठीक है ना, ये कंडीशन ट्रू हो रहा है और ये कंडीशन भी ट्रू हो रहा है कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन एक्स, तो ये तो पॉजिटिव तो आ रहा है, ठीक है।
बट एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, टच करके जा रहा है, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का सॉल्यूशन और एफ एक्स इक्वल टू एक्स का सॉल्यूशन सेम, एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे तो अगर मैं ऐसे कमेंट कर देता हूं ये चीज तो दिक्कत हो जाएगा यार। हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन जो है वो भी मैं कैसे बोलूं कि एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही करेगा, हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है, तो कमेंट में करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन मैं कैसे बोलूंगा और नो सॉल्यूशन जो है वो भी मैं कैसे बोलूंगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन हो रहा है। हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन भी नहीं बोल सकते। और ध्यान से अगर थोड़ा सा सोचूं तो कनकेव डाउनवर्ड के केस में एफ एक्स लेस देन एक्स होना पड़ेगा। इस चीज का मतलब क्या है? अगर थोड़ा सा इंटरप्रेट करो इसको अच्छे से तो इसका मतलब क्या निकल करके आ रहा है, ये एक बार देख लेता हूं ना सोच के कि क्या मतलब निकल करके आ रहा है यहां से। ये प्लस या तो ये माइनस ये माइनस। तो पहला केस आ रहा है कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन एक्स और कनकेव अपवर्ड हो। तो कनकेव अपवर्ड अगर होता है और एफ एक्स इज ग्रेटर देन एक्स अगर होता है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर लिखा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो ऐसा हो जाएगा केस, ऐसा हो जाएगा केस, कनकेव अपवर्ड भी है और एफ एक्स एक्स से बड़ा भी है ना। इक्वालिटी तो नहीं है कहीं पे, इसलिए टच नहीं कर रहा। और दूसरा केस जो है वो ये हो जाएगा कि एफ एक्स एक्स से छोटा भी होगा और एफ डबल डैश नेगेटिव दैट इज कनकेव डाउनवर्ड भी होगा। ठीक है, अच्छा अभी मैं समझ पाया, अभी समझ पाया। एज यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लगाया, अगर इक्वालिटी लगाता तो मुझे इस कर्व को इसको टच कराना पड़ता। अगर इक्वालिटी नहीं लगाया तो इन दोनों को टच कराने का कोई मतलब नहीं बनता है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि एफ एक्स माइनस एक्स तो कभी जीरो हो ही नहीं पाएगा, तो टच करा के क्या फायदा? इन दोनों का तो कोई सॉल्यूशन, मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स का तो कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है ना यहाँ पे। या तो ये ग्राफ पॉसिबल होगा एफ एक्स इज ग्रेटर देन एक्स एंड इन दिस केस कनकेव अपवर्ड, और यहाँ पे एफ एक्स इज ग्रेटर देन एक्स एंड इन दिस केस कनकेव डाउनवर्ड, सॉरी एफ एक्स इज लेस देन एक्स। तो ये अगर मेरा एफ एक्स हो गया, ये अगर एफ एक्स हो गया तो एफ इनवर्स तो जस्ट ऐसे होगा, टच भी नहीं करेगा, और इधर एफ इनवर्स ऐसे होगा। तो इन दोनों ही केस में देखो ना, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, एक दूसरे को तो टच कर ही नहीं रहा है। तो अगर नहीं करता है तो कोई सॉल्यूशन होगा क्या? नहीं होगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ आ रहा है मेरी बात? ये है, तो अब पहले मैं जज नहीं कर पाया क्वेश्चन को, ये है आपका प्रॉपर सॉल्यूशन। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि टच नहीं कर रहा। अगर इक्वालिटी आ जाता तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होने का चांस बन जाता। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0, एफ डैश 1 0, दैट इज कनकेव अपवर्ड। इसका मतलब है कनकेव अपवर्ड। एफ डैश 1 इक्वल टू 0, ये भी एक रिजल्ट दिया हुआ है। और जी एक्स एक फंक्शन है 0 से पाई में, जी एक्स एक फंक्शन है 0 से पाई में, एफ ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉट एक्स प्लस 2 एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई। तो आपको ये बताना है कि जी एक्स इंक्रीज कर रहा है किस इंटरवल में, तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा दोस्त। तो जी डैश एक्स कितना आ जाएगा? एफ डैश ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉट एक्स प्लस 2 इनटू इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 कॉट एक्स into derivative of cot x is minus cos x square x plus 2 cot x का डेरिवेटिव हो जाएगा minus cos x square x। ठीक है, चलो तो अभी मैं क्या करूं, इस इंटरवल में ये इंक्रीज कर रहा है बोल के दे दिया। अच्छा, किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है? दैट इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0 है। तो अभी देखना पड़ेगा कि किस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, किस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 है वो देखना पड़ेगा। नहीं, अच्छा तो अच्छा यहाँ पे जज कैसे करूं मैं? देखो, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
जज मैं कैसे करूं, जरा ध्यान से देखो, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आ रहा है, ध्यान से देखो। सबसे पहले इसके अंदर वाले को जज करें। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है cot x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, मतलब ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ये तो कंफर्म है ना कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अच्छा, तो f डबल डैश ग्रेटर देन 0, उससे कंकेव अपवर्ड तो एक इंफॉर्मेशन मिलता ही है, और एक और इंफॉर्मेशन मिलता है ना कि ddx ऑफ f डैश इज ग्रेटर देन 0, मींस f डैश फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। f डैश फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो लेट्स टॉक अबाउट f डैश फंक्शन। तो f डैश फंक्शन जो है, f डैश का बात कर रहा हूं, f का बात नहीं कर रहा हूं। तो f डैश जो है वो 1 पे 0 दे रहा है, दैट इज 1 पे वो कट करके जा रहा है, ठीक है। और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r ये इंक्रीज कर रहा है, या फिर इनके 0 से पाई में वो इंक्रीज कर रहा है, इतना सा मान के चलो, है ना। और x बिलोंग्स टू r हमें नहीं बोला है, 0 से पाई में बोला है क्वेश्चन में, तो हम बात करते हैं कि 0 से पाई में ये इंक्रीज कर रहा है। तो अगर वो 1 पे 0 हो रहा है और 0 से पाई में वो इंक्रीज कर रहा है, तो 0 से पाई के बीच में तो गिरता है ना 1। अगर 0 से पाई कंप्लीट इंटरवल में f डैश फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, मैं किसका ग्राफ बना रहा हूं? मैं f डैश फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूं, y इज इक्वल टू f डैश का ग्राफ बना रहा हूं वर्सेस x। तो अगर 0 से पाई में बीच में 1 आता है और 0 से पाई में वो कंप्लीट इंक्रीज कर रहा है, तो 1 पे वो 0 ले रहा है, 1 पे f डैश का वैल्यू 0 आ रहा है, तो 0 से पाई में ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? तो यहां तक तो हमने जज कर लिया, समझ आ रहा है? अच्छा, अभी ध्यान से देखो कि f डैश के अंदर जो वैल्यू बैठा हुआ है वो तो 1 से बड़ा है ना। तो f डैश के अंदर जो वैल्यू है वो तो अगर 1 से बड़ा है, तो इस इंटरवल में 1 से बड़ा, दैट इज ये अगर 1 से बड़ा है तो 1 से पाई तक f डैश का आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है ना। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ये चीज जो है वो ये पूरा चीज क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। कितना मुश्किल से इसको जज किया, आप ध्यान से देखो, है ना। यहीं से आपको ये अगर समझ नहीं आ रहा है, पूरा क्वेश्चन ही दिया गया है इस चीज को इंटरप्रेट करने के लिए। इसके अंदर वाला 1 से बड़ा पहले जज किया, और इससे पहले हमने इन दोनों डाटा को यूज करके ये जज किया कि 1 से पाई तक फंक्शन 0 से बड़ा होगा। कौन सा फंक्शन? f नहीं, f डैश। तो अगर 0 से बड़ा है तो ये वाला चीज पूरा 0 से बड़ा होगा, दैट इज पॉजिटिव होगा, है ना। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इन दोनों का प्रोडक्ट को पॉजिटिव होने के लिए इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज -2 cot x into cos x square x -2 cos x square x should be greater than 0। यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो ये cos बाई साइन, है ना। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं इसको ध्यान से, तो -2 cos x square तो कॉमन चला जा रहा है, और अंदर आ रहा है cot x प्लस 1। तो इसको अगर मैं, ये तो पूरा नेगेटिव क्वांटिटी है, तो इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा, दैट इज cot x प्लस 1 शुड बी लेस देन 0। तो यहाँ से x का वैल्यू सॉल्व करके निकाल, तो देखो कौन सा इंटरवल में ये चीज ना लेस देन 0 होता है ना। तो आपके पास आंसर पता चल जाएगा। चारों इंटरवल में चेक कर लो कि कौन सा इंटरवल के लिए पूरा cot x प्लस 1 नेगेटिव होगा। जो इंटरवल में हो रहा है वही हो जाएगा आंसर। समझ आ रहा है मेरी बात? तो अच्छा प्रॉब्लम है, इस तरीके का प्रॉब्लम है आईटीजी के डिफिकल्ट सेक्शन में डिजाइन होता है दोस्त। मॉडरेट टफ वाला सेक्शन जो होता है ना, इसमें ये सब प्रॉब्लम है डिफरेंशियल कैलकुलस से चूज किए जाते हैं। समझ में आ रहा है? ध्यान से ये सबको समझने का प्रयास करो और अच्छे से सीखने का कोशिश करो कि कैसे हम जज कर रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं सवालों के साथ, कैसे हम सोच रहे हैं, किस डायरेक्शन में सवाल को हिंच कर रहे हैं ताकि वो जवाब दे हमें। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? तो वो चीज सोचना, समझना और कॉपी और दिमाग में नोट करके रखना अगले 1 साल, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आईटीजी एडवांस, इनफैक्ट मेंस के डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए भी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे बातचीत करते हैं। चलो ध्यान से देखो, 33 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, जल्दी में बताऊंगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी, वो तो आप निकाल ही सकते हो, बट ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए पिक नहीं किया, मैं इसका ग्राफ, रेंज वगैरह ये सब में बातचीत करने के लिए भी थोड़ा सा पिक किया। देखो जरा ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन, f इज इक्वल टू x स्क्वायर e टू द पावर माइनस x, दिस इज योर क्वेश्चन, x स्क्वायर e रेज टू पावर माइनस x। अगर मैं यहाँ से f डैश का बात करूं तो ये आ जाएगा x स्क्वायर e टू द पावर माइनस x के साथ माइनस प्लस ट्वाइस x e टू द पावर माइनस x। तो यहाँ से अगर मैं x e टू द पावर माइनस x को कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर आ जाएगा ट्वाइस 2 माइनस x। अभी ये ग्रेटर देन 0 कहां पे हो रहा है? ये तो पॉजिटिव है ही,
तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या निकलेगा, x इंटू टू माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, दैट इज x इंटू एक्स माइनस टू लेस देन जीरो। x बिलोंग्स टू 0 से 2, तो 0 से 2 में ये इंक्रीज करेगा, इतना पता चल गया है ना। और उसके अलावा जो भी पॉइंट है, जो भी इंटरवल है, उसमें फंक्शन डिक्रीज करेगा, इतना पता चल गया। अभी अगर मैं फंक्शन के ग्राफ के बारे में आइडिया लगाने का प्रयास करूं तो क्या होगा एग्जैक्टली, अब सोचो तो फंक्शन का ग्राफ थोड़ा बहुत आइडिया लगा रहे हैं हम। कनेक्टिविटी वगैरह में ध्यान नहीं देंगे अभी, वो मैक्सिमम के बाद ध्यान देंगे, बट अब की बार हम सिर्फ फंक्शन के ग्राफ के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं। तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, माइनस इंफिनिटी से 0 और 2 से इंफिनिटी, है ना। तो इसके बाद ग्राफ डिक्रीज करेगा। अभी देख लो 2 पे वैल्यू क्या है, देखो 4 डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर तो 4 से भी ज्यादा हो जाएगा, तो ये 1 से कम आएगा, है ना, लगभग यहाँ पे होगा। और 0 पे कितना आ रहा है देख लो, 0 इंटू समथिंग, तो ये तो 0 ही होगा, है ना। तो 0 से 2 पे ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नेचर हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। और 2 के बाद वो डिक्रीज कर रहा है, और 0 से पहले भी वो डिक्रीज कर रहा है। बट 0 से पहले अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो किस वैल्यू से डिक्रीज कर रहा है, एकदम इंफिनिटी से डिक्रीज करते हुए आ रहा है ना। ये भी जो डिक्रीज करेगा तो क्या एकदम माइनस इंफिनिटी तक जाएगा, या फिर किसी वैल्यू पे जाकर के ऐसे एसिम्पटोट के तरह का नेचर शो करेगा, वो सब तो मुझे जज करना होगा ना। तो वो सब जज करने के लिए मैं क्या टेस्ट करना चाहता हूं, मैं इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी में वैल्यू चेक कर लूंगा, तो हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा बोलो, क्योंकि फंक्शन 2 के बाद पूरा डिक्रीज कर रहा है। अगर इंफिनिटी में वैल्यू माइनस इंफिनिटी मिल जाता है तो बात खत्म नहीं है, समझ में आ रहा है मेरी बात। तो देखो x टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी, fx किसको टेंड कर रहा है, प्लस इंफिनिटी, और e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0 को टेंड करता है ना, ठीक है। तो ये तो लिमिट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अप्रोचिंग 0 इंटू इंफिनिटी वाला फॉर्मेट बन गया, समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। तो देखो जरा ध्यान से, तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्मेट बन गया, लॉग लगाओ तो ये आ जाएगा, ठीक है। अभी लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी और डिफरेंशिएशन करो तो ये ऐसे ही आएगा, है ना। अभी x टेंडिंग टू इंफिनिटी में ये e टू द पावर इंफिनिटी, तो 2 अपॉन इंफिनिटी किसको टेंड कर रहा है, 0 को। किसको टेंड कर रहा है, 0 को। मतलब इंफिनिटी पे ग्राफ किसको टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है। मतलब ये डिक्रीज करते करते पूरा नीचे आ जाएगा क्या, नहीं, वो किसको टच करेगा, इंफिनिटी में जाके वो x एक्सिस को टच करेगा, क्योंकि वो 0 के नजदीक जा रहा है। तो ग्राफ ऐसे होगा, समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट चीज है, कितना अच्छा आइडिया यहाँ पे हमें समझ आ रहा है, क्लियर है। अभी x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी में देख ले क्या हो रहा है, माइनस इंफिनिटी में भी ये वही इंफिनिटी बाय इंफिनिटी डिफरेंशिएशन करते करते ऐसा सीन बनेगा। अच्छा, माइनस इंफिनिटी तो कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं है, माइनस इंफिनिटी में एक्स स्क्वायर तो इंफिनिटी होगा ही होगा, और e टू द पावर माइनस माइनस प्लस इंफिनिटी भी इंफिनिटी होगा। तो इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी तो कोई इंडिटरमिनेसी नहीं होता ना, वो तो वही होता था आपका इंफिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है। तो x जब माइनस इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो fx इंफिनिटी होगा, मतलब अभी ऊपर से शुरू होगा, ऊपर से शुरू होकर के ऐसे ऐसे डिक्रीज करेगा एंड देन इंक्रीज एंड डिक्रीज, तो ये हो जाएगा फंक्शन का नेचर। तो कितना अच्छा टूल है ये मोनोटोनिसिटी फॉर स्केचिंग ग्राफ्स, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अभी किधर कनकेविटी, अपवर्ड कनकेविटी वगैरह चेंज हो रहा है, वो हमें डबल डेरिवेटिव पे बातचीत करने से पता चल जाएगा, जो अपन मैक्सिमम मिनिमा करेंगे, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो कितना इंपॉर्टेंट और कितना मेजर रोल क्रिएट कर रहा है, देख रहे हो ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बस बड़ा तगड़ा चीज है। अभी रेंज पे ही कमेंट कर सकते हैं आराम से यहाँ पे, है ना। रेंज क्या हो जाएगा, 0 से इंफिनिटी हो जाएगा। अभी 0 पे आप क्या दोगे, ओपन दोगे या फिर क्लोज दोगे, ध्यान से 0 पे ओपन दोगे या क्लोज दोगे। बहुत बच्चा यहाँ पे सिलेबस नहीं करते, इस चीज को देख करके बोलेंगे अरे ये तो 0 को टच नहीं कर रहा, मतलब 0 ओपन हो जाएगा, बट ध्यान ही नहीं देता बच्चा कि यहाँ पे ऑलरेडी ग्राफ टच कर चुका है 0 को, x इक्वल टू 0 पे 0 आ चुका है ऑलरेडी, तो 0 पे क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल। समझ में आ रहा है, दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, समझ आ रहा है। तो कितना मजेदार चीज है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो मैंने तो चारों का चारों उठा लिया था, है ना। ऐसे आप रिमेनिंग दो, अच्छा चलो मैं 4 तो नहीं करूंगा, 1 और 3 कर देता हूँ एक और, ठीक है। 2 और 4 आप कर लेना, करके मेरे से चेक करवाना, ये चेक करवाना जरूर, ठीक है, याद करके चेक करवाना। अगर आप करते हो तो चेक करवाओगे, कि नहीं करते हो तो मैं आपके लिए ये सब नहीं बोल रहा हूँ, जो करेगा उसी के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, 3 वाला एक और बता देते हैं, है ना। कितना इंपॉर्टेंट टूल है और कितना मजेदार चीज है ना। मैक्सिमम मिनिमा जब पढ़ेंगे तो और एकदम खुल करके सब कुछ सामने आएगा, नहीं, बड़ा मजेदार चीज है ना, बहुत मजा आता है पढ़ने में, वो भी सच बोल रहा हूँ आपको।
फील तो आता है ये सब पढ़ने के बाद, नहीं फील तो आता है पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस का जो फील है, देखो लिमिट लग रहा है, डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ पे, कन्केविटी वगैरह अगर पूछ लेता हूँ तो मैक्सिमम यूज हो जाएगा, मोनोटोनिसिटी यूज हो गया है ना, अपना कंटिन्यूटी यूज हो गया, अभी कॉर्नर वगैरह का बात करना शुरू कर दिया, वर्टिकल टेंजेंट वगैरह, तो डिफरेंशिएबिलिटी आ जाएगा, पूरा एलसीटी या एओडी तो यूज ही कर सकते हैं, और डेरिवेटिव पूछने का जरूरत क्या है, डेरिवेटिव तो हर स्टेप में आ रहा है, तो एमओडी भी यूज हो गया है ना, तो पूरा एकदम डिफरेंशियल कैलकुलस का जो एकदम हार्ड है ना वो ये दो चैप्टर ही, मैं तो इन्हीं को मानता हूँ, दैट इज मोनोटोनिसिटी मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, और कुछ हद तक थ्योरम्स भी आप मान के चलो, थ्योरम्स में बहुत अच्छा प्रॉब्लम डिजाइन हो सकता है, ठीक है, थ्योरम्स भी टफ एक सेक्शन है अगर मैं बोलूँ, ठीक है, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू का बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो सीधा है एकदम, एक्सरसाइज 1 पढ़ के चले जाओ, सारे क्वेश्चन एकदम, कितना भी टफ पेपर बना दे कितना टफ पेपर बना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन चैलेंज करते बोर्ड वाले, कितना टफ पेपर, कितना बनाओगे तुम, कितना टफ करोगे, सबके बारे में सोचना तो होगा ना, ठीक है, चलो f इक्वल टू 2x² माइनस ln mod x, इसके बारे में सोचते हैं, तो यहाँ पे फंक्शन का डोमेन के बारे में सोचो पहले, क्या है, रियल माइनस जीरो, उधर तो रियल था डोमेन तो सोचा नहीं, उधर रियल माइनस जीरो होगा, मॉड लग गया तो नेगेटिव वगैरह भी इंक्लूड हो गया, बट जीरो तो हटेगा ना क्योंकि लॉग जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा, चलो अभी सोचते मोनोटोनिसिटी के बारे में, तो मोनोटोनिसिटी क्या सोचेंगे, एफ डैश अगर मैं बात करूं तो 4x आएगा इधर से, माइनस 1 बाई मॉड x इनटू डेरिवेटिव ऑफ मॉड x क्या होगा, मॉड x का डेरिवेटिव सिखाया था रे, सिखाया था या नहीं सिखाया था, सब कुछ सिखा करके दिया था, मना नहीं कर सकता है, तो यहाँ से y डैश कितना आ जाएगा, x बाई वाई दैट इज x बाई मॉड x, तो ये आ जाएगा x बाई मॉड x, तो ये कितना हो जाएगा 4x माइनस x बाई मॉड x होल स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 1 बाई x, क्लियर, समझ आ रहा है, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1 बाई x, और ग्रेटर देन 0 कहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, 2x प्लस 1 एक फैक्टर होगा, 2x माइनस 1 एक और फैक्टर होगा, नीचे x ग्रेटर देन 0, तो ये क्या आ रहा है, माइनस हाफ 0 हाफ, तो ये प्लस माइनस, क्लियर, समझ आ रहा है ना, तो फंक्शन इंक्रीज कहाँ पे कर रहा है, क्लियरली देख के पता चल रहा है, इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करेगा, है ना, और 0 से हाफ, और यहाँ पे डिक्रीज करेगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा, यहाँ पे डिक्रीज करेगा, हो गया ना, बना दो ग्राफ, बना लो, चलो, 0 पे तो वो हालत खराब हो जाएगा, है ना, 0 पे तो डिफाइंड ही नहीं है, मतलब 0 पे वो टच करता हुआ जाएगा इंफिनिटी तक, इतना तो समझ ही आ गया, देखिए, चलो, हाफ पे नेचर चेंज हो रहा, तो ये मार्क क्या, हाफ से इंफिनिटी तक वो इंक्रीज करेगा, 0 से हाफ तक वो डिक्रीज करेगा, 0 पर वैल्यू चेक कर लो क्या होगा, 0 माइनस लॉग 0 इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी, सॉरी लॉग 0 तो खुद माइनस इंफिनिटी है, बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस इंफिनिटी, मतलब यहां से शुरू होगा, ठीक है, क्लियर है, चलो, हाफ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/4 दैट इज हाफ हो जाएगा माइनस ln हाफ, ठीक है ना, तो ln हाफ तो कोई नेगेटिव वैल्यू देगा ना, ln हाफ तो कोई नेगेटिव वैल्यू देगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो हाफ प्लस समथिंग दैट इज कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है ना, तो ये वैल्यू है आपका हाफ माइनस ln2, जो भी है लिख देते हैं हाफ माइनस ln2, ये है जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहां से यहां तक ग्राफ डिक्रीज करेगा, अभी इंफिनिटी में वैल्यू चेक कर लेते हैं, इंक्रीज करेगा पता ही चल रहा है, बट अभी मेरा जो डर है ये है कि इंक्रीज होकर के वो ऐसे कांस्टेंट नेचर में जाएगा या फिर कंटिन्यूअस इंक्रीज ही करता जाएगा, वही मेरे को देखना है, ठीक है, एसिम्प्टोटिक नेचर है या नहीं वो मुझे देखना, तो x टर्निंग टू इंफिनिटी डालो, तो ये हो जाएगा इंफिनिटी माइनस लॉग ऑफ इंफिनिटी, तो इंफिनिटी होता है, तो ये तो आपका इनडिटरमिनेसी आ गया ना, इनडिटरमिनेसी आ गया, मतलब आपको लिमिटिंग वैल्यू के बारे में सोचना पड़ेगा, और एज यहाँ पे आपका लिमिटिंग नेचर के बारे में सोचना ही पड़ रहा है ना, तो इसका लिमिट निकालना तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एज हम लोग इंफिनिटी में बातचीत कर रहे हैं, तो मैं और मॉड्यूलर्स इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली 2x² माइनस ln x ही लिख रहा हूं, ठीक है, बट x टेंडिंग टू इंफिनिटी में ये 2 इंटू इंफिनिटी स्क्वायर माइनस लॉग इंफिनिटी, ठीक है, अभी x स्क्वायर का इंक्रीजिंग रेट बड़ा है या x का, आप बिना लिमिट निकाले भी जज कर सकते हो, कैसे मैं सिखाता हूँ, ठीक है ना, देखो कैसे सिखाता हूँ,
अभी देखो ना, ये अगर ज्यादा रेट से, रेट समझते हो ना, ज्यादा रेट से अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसको कभी ये पकड़ ही नहीं पाएगा। ये भी इंफिनिटी है, ये भी इंफिनिटी है व्हेन x इज टर्निंग टू इंफिनिटी। बट x स्क्वायर वाली चीज का अगर इंक्रीजिंग नेचर ज्यादा है कंपेयर टू log x, देन x स्क्वायर को कभी भी log x पकड़ ही नहीं पाएगा। ठीक है ना? तो बेसिकली आपको चेक क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि क्या x स्क्वायर log x से हमेशा बड़ा है। समझ में आ रहा है ना? क्या x स्क्वायर हमेशा log x से बड़ा है? अगर x स्क्वायर log x से हमेशा बड़ा होता है इन द इंटरवल x ग्रेटर देन 0 ऑब्वियसली, तो x स्क्वायर को तो कभी log x पकड़ ही नहीं पाएगा ना भाई। समझ आ रहा है मेरी बात? तो x स्क्वायर को अगर log x पकड़ नहीं पाता तो देख लेते ना, एक फंक्शन मान लेते हैं x स्क्वायर माइनस log x, है ना, f डैश निकालते हैं तो ये 2x माइनस 1/x होगा। अभी अगर x पॉजिटिव है तो ये चीज तो इससे हमेशा बड़ा हो रहा है, हो रहा ही नहीं हो रहा है, हो रहा है ना? कैसे देखेंगे हम? एलसीएम ले लेते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस x। अभी देखो x पॉजिटिव है तो नीचे वाला पॉजिटिव है और x ग्रेटर देन हाफ, इनफैक्ट हमें हाफ से बात करना है, तो हाफ से बड़े वाले वैल्यू के लिए 2x स्क्वायर माइनस 1 तो पॉजिटिव होगा ही होगा। हाफ से बड़ा नहीं, सॉरी हाफ से बड़ा मैंने गलत बोल दिया, 1/√2 से बड़ा वैल्यू के लिए, तो हाफ से बड़ा वैल्यू के लिए और 1/√2 से बड़ा वैल्यू दोनों एक ही बात है। तो 1/√2 हम इंफिनिटी में बात कर रहे हैं, तो 1/√2 से बड़ा वैल्यू के लिए x स्क्वायर हमेशा log x से बड़ा होगा। अगर मुझे समझ आ रहा है तो इंफिनिटी में जाकर के तो x स्क्वायर log x को बहुत आगे लीड करेगा, है ना? x स्क्वायर log x से बहुत आगे चलेगा, है ना? log x तो ऐसे स्टेप होता रहेगा, है ना? और x स्क्वायर तो 0 के बाद ही ऐसे इंक्रीज करना चालू करता है। समझ में आ रहा है ना? तो इंफिनिटी जब पहुंचेगा तो ये चीज, मतलब ये चीज कभी इसको पकड़ ही नहीं पाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस में बिना लिमिट निकाले, बिना लिमिट में सोचे, आपको अगर सोचना आप सोच सकते हो, देखना प्लस इंफिनिटी मिलेगा, है ना? तो ये बिना सोचे आप बोल सकते हो डायरेक्टली कि ये हमेशा इससे बड़ा ही होगा, दैट इज आंसर जो है वो प्लस इंफिनिटी को टेंड ही करेगा। ठीक है? तो ये लगभग इस तरीके से जाएगा, ये मैं बोल सकता हूँ। समझ में आ रहा है मेरी बात? अच्छा, अभी यहाँ पे सवाल है कि ये इस तरीके से जाएगा या ये इस तरीके से जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? तो वो चेक करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि डबल डेरिवेटिव क्या है, क्योंकि ये कनकेव डाउनवर्ड है या कनकेव अपवर्ड है। तो डबल डेरिवेटिव अगर चेक कर लोगे तो पता चल जाएगा। तो डबल डेरिवेटिव क्या है देख लो, ये हो जाएगा 4 + 1/x स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, देखो ना, 4x का 4 है माइनस 1/x का प्लस 1/x स्क्वायर है, तो ये डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया, दैट इज कनकेव क्या होगा? अपवर्ड होगा। कनकेव अगर अपवर्ड होता है तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ग्राफ का नेचर कैसे होगा? यहां तक डिक्रीज करेगा और उसके बाद ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? अभी यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है या नहीं वो तो चेक करेगा। हाफ पुट कर दो f डैश पे, बिल्कुल डिफाइंड है, डिफाइंड हो रहा है ना, बिल्कुल, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर डिफरेंशिएबल है तो यहाँ पे कॉर्नर नहीं बन सकता है। कितना कुछ यूज कर रहा हो आप, सोचो एक बार, कितना मजेदार चीज है। समझ में आ रहा है ना? फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो यहाँ पे कॉर्नर नहीं बन सकता, स्मूथ होगा, तो ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है? समझ में आ रहा है? और x लेस देन 0 के लिए क्या करें? वापस इतना कुछ सोचे क्या? हमें जरूरत ही नहीं है सोचने का, क्योंकि क्लियरली देखो ना, फंक्शन इवन फंक्शन है। अगर फंक्शन इवन फंक्शन है तो y एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा तो रिपीट कराओ तो होगा, खत्म बात। समझ में आ रहा है? ये भी माइनस हाफ हो जाएगा, सेम वैल्यू देगा। क्लियर है? तो दिस इज द ग्राफ ऑफ फंक्शन। समझ आ रहा है? तो कितना इंटरेस्टिंग चीज है ये मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमा मिनिमा को खेलना, उसके साथ खेलते रहना। अच्छा बच्चा उसको लेके खेलता ही रहेगा, सिर्फ बोलेगा सर उसी का सवाल दो, उसी का सवाल दो, नहीं। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल एडवांस, सबसे ज्यादा स्ट्रेस देता है डिफरेंशियल कैलकुलस में इस सेक्शन में, क्योंकि अगर वो चाहता है ना अच्छे से तो इस सेक्शन में वो एलसीडी, एमओडी, आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, आपका टेंजेंट नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा मिनिमा, रोलिस थ्योरम, लैग्रेंज, सारी चीज यूज करा सकते हैं, सारे कंसेप्ट को एक ही जगह में, एक ही सवाल में मर्ज करा सकता है। यहीं पे देखो ना, हमने लिमिट बात कर लिया, डिफरेंशिएबिलिटी बात कर लिया, डिफरेंशिएशन तो यूज हो ही रहा है, डबल डेरिवेटिव यूज हो गया, कनकेविटी का बातचीत चल लिया, है ना, मोनोटोनिसिटी तो है ही है ना, कितना इवन फंक्शन ऑड फंक्शन आ गया। समझ में आ रहा है? कितना कितना सारा इंपॉर्टेंट चीजें हमें सीखने का मिल रहा है ना, रिवीजन भी हो रहा है और वो चीज क्यों पढ़े थे उसका एप्लीकेशन भी हो रहा है। मैंने आपको बोला था कि सबसे इंटरेस्ट मिलेगा आपको डिफरेंशियल कैलकुलस का लास्ट सेक्शन में, जब चीजों को कंक्लूड करेंगे। समझ आ रहा है मेरी बात? एक्सेप्शनल पॉइंट चीज है। समझ में आ रहा है? चलो तो ये सवाल हो गया, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। फंक्शन है आपका ax माइनस साइन एक्स। व्हाट इज योर फंक्शन? ax माइनस साइन एक्स। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो a का वैल्यू क्या होगा बोला है, तो एफ डैश क्या हो जाएगा? a माइनस कॉस एक्स। इसको ग्रेटर देन 0 होने के लिए a को कॉस एक्स से बड़ा होना पड़ेगा। अभी a को अगर cos x से बड़ा होना है तो a को cos x का, मैं इक्वालिटी लेकर के चलता हूं, यहाँ पे मैं इक्वालिटी आपको सिखा दूंगा।
तो a अगर मैं cos x से बड़ा बोलता हूं तो cos x का मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होना पड़ेगा, दैट इज a ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अभी इक्वालिटी पे आपका डाउट है तो a इक्वल टू 1 पे आप चेक कर लो, a इक्वल टू 1 पे ये x माइनस sin x होगा, है ना, f डैश दिखाओगे तो 1 माइनस cos x आएगा। अभी ये अगर जीरो होता भी है तो किसी इंटरवल के लिए जीरो हो जाएगा क्या? नहीं, और फाइनाइट वैल्यूज, डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए जीरो होगा, तो बिल्कुल ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में बोल सकता है ना। सिमिलरली आप डिक्रीजिंग में भी चेक कर लो, है ना, ऑब्वियसली यही आएगा लेस देन इक्वल टू माइनस 1, देखिए पता चल रहा है, ठीक है। और इक्वालिटी पे आप चेक करना चाहते हो तो कर लो, माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। ये हमेशा नेगेटिव है, हमें पता चल रहा है, बट ये जीरो भी हो सकता है, कब? जब cos x माइनस 1 होगा। बट cos x माइनस 1 का सॉल्यूशन क्या कोई इंटरवल आ जाता है क्या? नहीं, तो किसी इंटरवल के लिए तो ये जीरो नहीं हो सकता है ना, और डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ x के लिए ये जीरो हो सकता है ना, मतलब इक्वालिटी यहाँ पे आ सकता है। क्लियर है, समझ आ रहा है ना? तो यही सारी चीज है जो समझना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, और बहुत अच्छा लगता है ये सब समझने के बाद, ठीक है। सिमिलरली आप इस प्रॉब्लम को भी कीजिएगा, मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना, और कुछ प्रॉब्लम बताना मेरे को, है ना, काफी टाइम हो गया, तो ये प्रॉब्लम भी आप एक बार खुद से डिस्कस कीजिएगा, है ना, और मेरे साथ डिस्कस कर, मैं सफिशिएंट प्रॉब्लम पिक कर लिया है ना, और चाहिए नहीं, ये आप खुद से ही कर सकते हो, ठीक है, तो आराम से करो। और एक्सट्रीम वैल्यूज पे चेक कर लेना इस क्वेश्चन में अच्छे से, ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज पे चेक करना, मैं चाहता हूँ कि आप एक्सट्रीम वैल्यूज पे प्रॉपर्ली चेक करो, ठीक है, कि एक्सट्रीम वैल्यूज पे कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। देखो, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ मोनोटोनिसिटी, बिटवीन पॉइंट्स ऑफ मोनोटोनिसिटी एंड पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। तो यहाँ पे इस सवाल मेरे को जहां तक याद आ रहा है कि जीरो पे अगर आप ध्यान से देखोगे, जीरो पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर आप देखें ना, अगर आप ऐसे देखें कि जीरो के मान लो जस्ट पीछे साइन नेगेटिव है और जीरो के जस्ट बाद भी साइन नेगेटिव है, किसका बात कर रहा हूं? एफ डैश का साइन, तो ये कंफर्म है कि फंक्शन कंटीन्यूअसली डिक्रीज ही हो रहा है, जीरो के पहले से ही फंक्शन डिक्रीज हो रहा है ना। एज मुझे जीरो से स्टार्ट करने के लिए बोला तो मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है। बट अगर मैं देखता हूं कि इस तरीके का सीन चल रहा है कि जस्ट एग्जैक्टली जीरो पे ग्राफ टर्न ले रहा है, जीरो पे ग्राफ टर्न ले रहा है, और मुझे जिस जगह पे ग्राफ टर्न ले रहा है उसी जगह पे पूछ रहा है, तो जीरो पे मैं क्लोज नहीं ले सकता, तब मैं ये नहीं बोल सकता कि जीरो क्लोज के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है। क्यों जानते हो? क्योंकि जीरो पे तब ये जीरो जो है वो पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा हो जाएगा, नॉट पॉइंट्स ऑफ मोनोटोनिसिटी, समझ में आ रहा है ना। तो तब आप जीरो पे हटा देंगे, तो जीरो पे यहाँ पे आप मतलब आप चेक कर ले रहे हैं इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली, आप मेरे को जूम में भी याद करना, तो अगर आपका इसमें कंफ्यूजन है और आंसर के साथ अगर मैच नहीं हो रहा है इक्वालिटी वगैरह, तो मैं आपको डिस्कस करके दूंगा, बट ये आप याद रखना, है ना, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ मोनोटोनिसिटी एंड पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बोला, है ना। अगर जीरो के पहले फंक्शन कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है तब तो ये जीरो से मैं बोलूंगा ना कि जीरो क्लोज पे, जीरो से तो फंक्शन डिक्रीज करेगा और जीरो क्लोज पे भी फंक्शन डिक्रीज करेगा। बट अगर सीन कुछ ऐसा बन रहा है कि जीरो तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, एग्जैक्टली जीरो पे ग्राफ टर्न कर रहा है, एग्जैक्टली जीरो पे ग्राफ टर्न कर रहा है, दैट इज जीरो पे मैक्सिमा मिल रहा है ना, तो मैं तब बोलूंगा कि जीरो ऑनवर्ड्स फंक्शन डिक्रीजिंग है, जीरो पे क्लोज नहीं लगा सकता तब, क्योंकि अगर क्लोज लगा दिया तब ये पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग बोल दोगे आप, दैट इज पॉइंट्स ऑफ मोनोटोनिसिटी बोल दोगे, जो कि है नहीं, क्योंकि जीरो यहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, समझ में आ रहा है ना, जीरो इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, जीरो को पॉइंट ऑफ मोनोटोनिसिटी में अपन इंक्लूड नहीं कर सकते। अकॉर्डिंगली आप करना, जैसे ही करोगे आपको पता चलेगा सारे कहानी, ठीक है, एनालाइज करो क्वेश्चन के साथ, ठीक है, खेलो ये सारे क्वेश्चन के साथ, समझ में आ रहा है प्रॉपर्ली, तब जाकर को और इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है, समझ आ रहा है? तो बस अभी और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं। तो चलो और कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स हम देख लेते हैं फ्रॉम योर एक्सरसाइज नंबर 3, ठीक है, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी का वैल्यू निकालो जिस वजह से ये फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो और कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। क्रिटिकल पॉइंट आप जानती हो जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो होता है या फिर फंक्शन या फिर उसका डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस या नॉन डिफरेंशिएबल होता है, वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन को हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। और स्टेशनरी पॉइंट सिर्फ वही पॉइंट्स होता है जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो होता है। स्टेशनरी पॉइंट का भी एक प्रॉब्लम लिया है। तो फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, तो f डैश कितना हो जाएगा, 2 cos 2x माइनस 8 इंटू बी प्लस 2 इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो ये साइन एक्स आ जाएगा माइनस 4b स्क्वायर प्लस 16b प्लस 6, ठीक है। तो cos 2x यहाँ पे साइन एक्स है तो यहाँ पे भी अपन साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स
एंड सो ऑन सब सेम रहेगा। तो ये बन जाएगा आपका -4 साइन स्क्वायर एक्स, है ना, प्लस 8 इंटू बी प्लस 2 इंटू साइन एक्स, ठीक है, और +2 रहेगा, वो +2 जब यहाँ पे जाएगा तो ये -4b स्क्वायर प्लस 16b और +4 हो जाएगा, है ना। तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बोला है, दैट इज ये लेस देन 0 होगा, ये लेस देन 0, तो 4 अगर कॉमन ले लेते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू बी प्लस 2 इंटू साइन एक्स, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 4 अगर कॉमन ले लेंगे तो बी स्क्वायर प्लस 4b प्लस 1 ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कैसे क्रिएट करेंगे हम ये सारे कहानी, फैक्टराइज कर पाओगे इसको, इसीलिए फैक्टराइज हो जाएगा, थोड़ा सोच के देखो। ये साइन स्क्वायर एक्स -2 इंटू बी प्लस 2 इंटू साइन एक्स, यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज होगा, b प्लस 2 का होल स्क्वायर चाहिए तो b प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख दो, एडजस्टमेंट हो जाएगा, -3 कर दो, समझ में आ रहा है ना। तो दैट इज ये आपका बन गया साइन एक्स माइनस ऑफ b प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये -3 को अगर मैं फैक्टराइज करने का इंटेंशन से गया तो मैं इसको √3 होल स्क्वायर लिखूंगा, ताकि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से वापस फैक्टराइज हो जाए। तो ये साइन एक्स माइनस बी माइनस 2 प्लस √3, और इधर से आ जाएगा साइन एक्स माइनस बी माइनस 2 माइनस √3 ग्रेटर देन 0, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, छोटा वाला वैल्यू कौन सा है ना, तो एक रूट, तो यहाँ पे साइन एक्स का एक रूट आपको दिख रहा है b प्लस 2 माइनस √3, और यहाँ पे दूसरा रूट दिख रहा है b प्लस 2 प्लस √3। कंसिडर इन b को मैं कुछ भी मानूं, b प्लस 2 माइनस √3 पीछे आएगा, ठीक है ना। दैट इज साइन एक्स, छोटे से छोटा होता है ना, ग्रेटर देन 0 का सॉल्यूशन क्या होता है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, ठीक है। तो छोटे से छोटा का अगर मैं यूनियन देखता हूँ तो ये b प्लस 2 माइनस √3 से छोटा होगा, ठीक है। तो और बड़े से अगर बड़ा होता है दैट इज साइन एक्स, है ना, माइनस b माइनस 2 माइनस √3 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। सॉरी क्या कर रहा हूँ, साइन एक्स ग्रेटर देन b प्लस 2 प्लस √3 हो जाएगा, यहाँ से ये आएगा, यहाँ से ये आएगा। अभी अगर ये एक्सप्रेशन अगर साइन एक्स से बड़ा है तो साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होना पड़ेगा, दैट इज b प्लस 2 √3 2 माइनस √3 1 से बड़ा होना पड़ेगा। और अगर ये चीज साइन एक्स से छोटा है तो ये साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू से छोटा होना पड़ेगा, दैट इज -1 से छोटा है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि b का वैल्यू -1 -2 दैट इज ये हो जाएगा -3 माइनस √3 से छोटा है, और यहाँ से b का वैल्यू पता चल रहा है -1 माइनस √3 से बड़ा है। तो b क्लियरली अपने को पता चल रहा है -1 माइनस इंफिनिटी से -3 माइनस √3 यूनियन -1 माइनस √3 से इंफिनिटी। क्लियर है। तो बस जो चैलेंज था यहाँ पे कि ये फैक्टराइजेशन जिस बच्चे ने सोच लिया प्रॉपर्ली वो करके हल निकाल देगा, अदरवाइज यहाँ पे आप फंस जाओगे, है ना। यहाँ पे बच्चे लोकेशन वगैरह भी सोच लेते, बट मैंने आपको सिंपलेस्ट वे बताया, ठीक है। क्लियर। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम वही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बोला है किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, तो वही पैटर्न हो गया जो मैंने आपको थियरी में बताया था एकदम लास्ट में, ठीक है ना, कि रेंज ऑफ ए फंक्शन इन ए गिवन इंटरवल। अगर फंक्शन पूरा इंटरवल में कंप्लीटली डिक्रीजिंग है तो मिनिमम वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा फंक्शन का, है ना, इंटरवल का मिनिमम वैल्यू पे, और अगर इंक्रीजिंग है तो इंटरवल का मिनिमम पे मिनिमम आएगा। तो अब तो चेक करना पड़ेगा सबसे पहले कि फंक्शन इस इंटरवल में कैसा नेचर दिखा रहा है। एफ एक्स आपका है cos 3x माइनस 15 cos x प्लस 8, सही है। तो एफ टेस्ट जो बनेगा वो बन जाएगा आपका -3 sin 3x प्लस 15 sin x, ठीक है। तो इसका अगर मैं बात करूं तो -3 तो कॉमन आ गया, अंदर रह जाएगा sin 3x माइनस 5 sin x, ठीक है ना। तो यहां से मैं ब्रेक कर देता हूं, इसको 3 sin x लिख देता हूं, -4 sin क्यूब लिख देता हूं, और -5 sin x, ठीक है। तो ये बन जाएगा -3 और -2 sin x, -2 sin x -4 sin क्यूब x। तो यहाँ से -2 sin x अगर कॉमन आ जाएगा तो 6 sin x हो जाएगा, और अंदर आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है ही। तो अभी ओवरऑल एक्सप्रेशन को अगर एफ डैश को ग्रेटर देन 0 होना है तो sin x को ग्रेटर देन, sin x जहाँ पे ग्रेटर देन 0 उस जगह पे फंक्शन इंक्रीजिंग, और sin x जहाँ पे लेस देन 0 उस जगह पे फंक्शन डिक्रीजिंग। क्लियरली पता चल गया, ठीक है ना। बस बहुत बच्चे यहाँ पे आके भी फंस जाते हैं, मैंने देखा कि sin 3x और sin x में कंपेयर नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे कंपेयर करने का कुछ नहीं, ब्रेक करो ना, फॉर्मूला लगाओ, आराम से आ जाएगा। तो π/3 से 3π/2 में, अभी π/3 से 3π/2 में
तो साइन एक्स पॉजिटिव कहां तक होगा, π/3 से 3π/2, तो 3π/2 कौन सा हो जाएगा, ये π/2, पाई प्लस π/2 ये हो जाएगा 3π/2, है ना, π/3 ये होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक देखना है, तो यहाँ से यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग वाला इंटरवल क्या हो जाएगा, π/3 से पाई तक हो जाएगा, और डिक्रीजिंग वाला इंटरवल हो जाएगा पाई से 3π/2, क्योंकि इसमें साइन एक्स नेगेटिव है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, मतलब एफ डैश 0 हो रहा है, किसी पॉइंट में एफ डैश 0 हो रहा है, किस पॉइंट में एफ डैश 0 हो रहा है, पाई पे एफ डैश 0 हो रहा है, ठीक है ना, मतलब ग्राफ फंक्शन अपना नेचर को चेंज कर रहा है। तो अगर इंटरवल में पूरा इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग होता या फिर इंक्रीजिंग होता, तो मैं डायरेक्टली बोल देता कि मिनिमम वाले वैल्यू पे π/3 पे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू आएगा इस इंटरवल में, और 3π/2 में मैक्सिमम वैल्यू आएगा। अगर पूरा इंटरवल में इंक्रीज करता, अगर पूरा इंटरवल में डिक्रीज करता तो π/3 पे मैक्सिमम और 3π/2 पे मिनिमम हो जाता, है ना, अब जानते हो इस पे मैक्सिमम और इस पे मिनिमम हो जाता। क्लियर, बट एज यहाँ पे इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, मींस किसी ना किसी पे वो मैक्सिमा ले रहा होगा, ठीक है। तो अभी हमें कहाँ पे चेक करना पड़ेगा, पाई पे एक्स्ट्रा चेक करना पड़ेगा, π/3 पे भी चेक करना पड़ेगा, 3π/2 पे भी चेक करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना, क्लियर। तो ये तीनों जगह पे चेक करो, जहाँ पे मैक्सिमम मिलता है उस जगह पे मैक्सिमम, जहाँ पे मिनिमम मिलता है उस जगह पे मिनिमम, ठीक है ना। तो ये सारे इस इंटरवल में फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का बातचीत चल रहा है। ये वो बातचीत नहीं चल रहा है कि फंक्शन अपने डोमेन में कहां पे मैक्सिमा, दिस इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन दिस इंटरवल, नॉट मैक्सिमा एंड मिनिमा। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा का मतलब कि फंक्शन उस जगह पे टर्न लेगा, समझ में आ रहा है ना। तो अगर ये फंक्शन इस इंटरवल में पूरा इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे उसका मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे उसका मैक्सिमम वैल्यू, हम लोग इसका बात कर रहे हैं, हम लोग वैल्यू का बात कर रहे हैं। बट क्या वो ग्राफ यहाँ पे आगे जाकर के तो ऐसे भी चल सकता है ना, बट अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम बोल देता हूँ मतलब ग्राफ को यहाँ पे टर्न लेना पड़ेगा, मैक्सिमा अटेन करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। तो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, वो क्लियर होना चाहिए। चलो, तो हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के पीछे चल रहे हैं, ना कि मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम के पीछे हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म में और भी क्वेश्चन है, 39 में और 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा प्रॉपर्ली, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे तीनों पे चेक कर ले अकॉर्डिंगली, जहां पे सबसे छोटा है उस जगह पे मिनिमम, और जहां पे मिनिमम वैल्यू और जहां पे मैक्सिमम है उस जगह पे मैक्सिमम। खैर इस क्वेश्चन में तो आपको मैक्सिमम अटेन हो रहा है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिल रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो कि फंक्शन टर्म ले रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा। बट ऐसे हर जगह पे जो मिलेगा ऐसे कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो किस तरीके से सोचेंगे इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम को, बहुत ही बढ़िया सवाल है ना। प्योरली जी एडवांस का टफेस्ट सेक्शन में जो प्रॉब्लम डिजाइन होते हैं वो इसी कैटेगरी में होते हैं। ध्यान से देखो, बोल रहा है कि ये फंक्शन पूरा रियल नंबर के लिए है, जहां पे पी क्यू आर तीनों को आपने पॉजिटिव बोल रखा है। एज्यूम्स इट्स मिनिमम वैल्यू एट ओनली 1 पॉइंट, ये फंक्शन मिनिमम वैल्यू ले रहा है एट ओनली 1 पॉइंट। एक एक करके आपको केस बना के चेक करना पड़ेगा, क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल है, ठीक है ना। तो मॉड्यूलस को ब्रेक करना है, मॉड्यूलस पॉजिटिव नेगेटिव, ये मॉड्यूलस तो 0 से, मतलब पहले तो देख लो ना रूट्स क्या क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही तो चेंज होगा ना। इस मॉड्यूलस का रूट आ रहा है 0 और इसका रूट आ रहा है q/p, और q और p दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो q/p भी पॉजिटिव होगा, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा, मतलब ये 3 इंटरवल में बातचीत करना होगा, ठीक है। तो केस 1 में क्या बन रहा है, अगर मैं बना करके एक ही साथ निपटा देना चाहता हूं तो 0 पे बातचीत होगा और q/p के अकॉर्डिंग बातचीत होगा। तो x लेस देन 0 वाले इंटरवल में क्या होगा, x अगर 0 से छोटा है तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर ये 0 से छोटा है x का वैल्यू तो px माइनस q तो पूरा नेगेटिव हो जाएगा ना, तो ये घूम जाएगा, तो ये q माइनस px हो जाएगा, है ना, और माइनस rx हो जाएगा, क्योंकि मॉड x का वैल्यू भी माइनस x हो जाएगा इन द इंटरवल x लेस देन 0, ठीक है ना। और px माइनस q, क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि x अगर नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, और माइनस q तो नेगेटिव ही होगा क्योंकि q पॉजिटिव है, तो पूरा नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रीट होगा, दैट इज q माइनस x इंटू p प्लस r टाइप का कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आप क्लियरली देख सकते हो कि x का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, और p पॉजिटिव r पॉजिटिव, तो p प्लस r का वैल्यू पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और q भी पॉजिटिव है, मतलब ये चीज पूरा ग्रेटर देन 0 हो रहा है इस इंटरवल में, मतलब फंक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा x लेस देन 0 के लिए, फंक्शन इंक्रीज करेगा। क्लियर है, समझ आ रहा है ना मेरी बात। चलो आगे देखो, 0 से q/p, 0 से q/p पे ये क्या होगा, 0 से q/p पे ये क्या हो जाएगा, q माइनस pxt होगा, ठीक है, और ये आगे वाला तो मॉड x का वैल्यू x हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा q प्लस आर माइनस पी इंटू एक्स। अभी ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है ना। अभी अगर ये पॉजिटिव हुआ तो बात बनेगा, अगर ये पॉजिटिव नहीं हुआ तो लफड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये r और p का वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर जाएगा। तो केस बनाओ यहाँ पे भी, तो r ग्रेटर देन p अगर हो जाता है तो ये पॉजिटिव, मतलब फंक्शन इंक्रीज कर जाएगा इस इंटरवल में, ठीक है। अगर r p से छोटा हो जाता है तो ये नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है। तो क्या ये इसको ओवरकम कर पाएगा? कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे, कैन नॉट कमेंट, ठीक है। और अगर r और p इक्वल हो गया तो ये चीज जीरो हो जाएगा, सिर्फ q बचेगा। q पॉजिटिव है, मतलब डेरिवेटिव जो है वो क्या आएगा? अच्छा, मैं तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अरे यार मैं तो गड़बड़ कर दिया, मैं तो फंक्शन की बातचीत कर रहा हूँ, डेरिवेटिव का, गलत बात है यार। मैं तो डेरिवेटिव निकालने से मतलब है ना मेरा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना। 0 q बाई पी, ध्यान से देखो, 0 से जब छोटा होगा तो फंक्शन का नेचर क्या होगा? फंक्शन का नेचर हो जाएगा q माइनस पी एक्स माइनस आर एक्स। अगर एफ डैश का बात करूं तो एफ डैश आ जाएगा माइनस ऑफ पी प्लस आर। तो माइनस ऑफ पी प्लस आर क्या हो जाएगा? पूरा लेस देन 0, क्योंकि p और r पॉजिटिव है, तो f डिक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी से 0, ये पता चल गया। अगर मैं इस इंटरवल में बात करूं तो फंक्शन आ जाएगा q माइनस पी एक्स और इधर प्लस आर एक्स आ जाएगा। तो एफ डैश का अगर मैं बात करूं तो ये r माइनस पी आएगा, ठीक है ना। तो अभी अगर देखो r के ऊपर डिपेंड हो रहा है, दैट इज r अगर p से बड़ा है तो फंक्शन एफ डैश पॉजिटिव होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अगर r p से छोटा है तो एफ डैश नेगेटिव होगा, दैट इज फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और अगर r और p इक्वल है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव इक्वल हो जाएगा, मतलब फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन r और p अगर इक्वल है, ठीक है। और q बाई p से अगर बड़ा है तब तो ये px माइनस q ही होगा और ये rx हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा p प्लस r, जो कि ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, मतलब फंक्शन इंक्रीज करेगा इन q बाई p से इंफिनिटी। तो ये जजमेंट हमने कर लिया, ठीक है। तो अभी अगर मैं ग्राफ की बात करूं फंक्शन का, क्योंकि आपको मिनिमा देखना है, मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट में आकर हो रहा है वो आपको देखना है, ठीक है। बोल के दे दिया कि मिनिमम वैल्यू सिर्फ एक पॉइंट में आकर हो रहा है, ओनली एट वन पॉइंट। तो q इंटू p माइनस आर का वैल्यू क्या होगा वो जज करना है आपको। तो अगर सिर्फ एक पॉइंट में मिनिमम आकर हो रहा है तो आप चेक करो कि किस केस में क्या हो सकता है, ठीक है ना। कि अगर r ग्रेटर देन p होता है तो फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा? फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा? 0 तक तो वो ऐसे ही डिक्रीज करेगा, मान लो ऐसे हो जाएगा। f0 कितना आएगा? f0 हो जाएगा q, तो q तो पॉजिटिव है, तो f0 पे मैं पॉजिटिव। अगर देखो q में 0 के ऊपर रखा है इस ग्राफ को, ये समझना पड़ेगा, क्योंकि मॉड ऑफ माइनस q हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव है, q पॉजिटिव है, तो इसलिए ये पॉजिटिव रखा मैंने। q बाई p पे कितना आएगा? ये 0 हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा, तो q बाई p पे भी पॉजिटिव रहेगा। बट जब r ग्रेटर देन p है तो फंक्शन तो इंक्रीज ही कर रहा है ना, इसमें भी और इसमें तो इंक्रीज ही कर रहा है, मतलब इसके बाद कंटिन्यूअसली ग्राफ इंक्रीज ही करेगा, ऐसे ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर r लेस देन p हो गया तो ग्राफ कैसा होगा? देखो r लेस देन p, 0 पे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा, q बाई p पे भी वैल्यू पॉजिटिव आएगा। बट अभी होगा क्या कि यहाँ पे भी डिक्रीजिंग और 0 से q बाई p के बीच में भी डिक्रीजिंग होगा, इन दिस केस r लेस देन p। तो ऐसे पूरा डिक्रीज करेगा और उसके बाद इंक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है? और अगर q इक्वल टू p का मैं बात किया तो q इक्वल टू p में 0 से q तक 0 तक तो डिक्रीज करेगा, फिर r इक्वल टू p वाला केस ही तो बना रहा हूं मैं, r इक्वल टू p वाला केस ही बना रहा हूं। तो इसमें 0 से q बाई p के बीच में ग्राफ कांस्टेंट जाएगा, ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव 0 आ रहा है। डेरिवेटिव 0 आएगा, r इक्वल टू p अगर हो गया, और q बाई p के बाद देखो ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, मतलब ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आप ध्यान से देख सकते हो, मतलब कि इस केस में तो आपको 1 मिनिमम मिल रहा है ना, मिनिमम वैल्यू एग्जैक्टली 1 पॉइंट में आकर होना चाहिए, तो एग्जैक्टली 1 मिनिमम मिल रहा है, यहाँ पे भी 1 मिनिमम मिल रहा है। बट अगर ग्राफ यहाँ तक डिक्रीज करके कांस्टेंट हो जाता है तो एग्जैक्टली 2 मिनिमम वैल्यू मिल रहा है ना, या फिर 2 से ज्यादा, मैं इनफाइनाइट मिनिमम वैल्यू यहाँ पे बोल सकता हूँ। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? क्योंकि पूरा इंटरवल में वही तो मिनिमम है, उससे नीचे तो जा ही नहीं रहा है ना। तो ये 0 से q बाई p के बीच में जितना भी पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स में मिनिमम ऑकर होगा ना, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स में तो वैल्यू जो होगा वो वही तो फंक्शन का सबसे मिनिमम वैल्यू हो जाएगा ना। तो ये वाला केस इस गिवन जो assumption है, क्वेश्चन जो गिवन क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। गिवन क्वेश्चन में बोला है कि 1 मिनिमम पॉइंट आना चाहिए, जो ये दोनों केस सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा? r ग्रेटर देन p और r लेस देन p वाला।
है ना, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है ना, मतलब r इक्वल टू पी नहीं हो सकता है। तो आपको क्या पूछा है, q इंटू पी माइनस आर का वैल्यू पूछा है। तो q इंटू पी माइनस आर, अभी q के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है ना, p माइनस आर के बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि p ग्रेटर देन r अगर हो जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, p लेस देन r अगर आ जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा। मतलब ये दोनों केस के अकॉर्डिंग तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों की दोनों केस करेक्ट है। बट एज p इक्वल टू r नहीं हो सकता है, तो p माइनस r कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा, और अगर ये जीरो नहीं हो पाएगा तो इसका आंसर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मतलब इस q इंटू पी माइनस आर का वैल्यू कभी c ऑप्शन नहीं हो सकता, बाकी a b d में से कुछ भी हो सकता है। तो ये एक एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से वन और मोर देन वन वाला ऑप्शन के लिए एक सुटेबल क्वेश्चन हो गया, ठीक है, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, प्रॉपर नॉलेज आपका टेस्ट कर रहा है कि कितना कैलकुलस में आपका दम है, समझ आ रहा है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन देखो, मिनिमम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच fx इक्वल टू k cos 2x minus 4 cos cube x has one critical point in 0 to pi। फंक्शन का वन क्रिटिकल पॉइंट है इन 0 to pi, ठीक है, c क्यूब x लिख देता हूं, बार बार cos cos लिखना अच्छा नहीं लगता है, तो समझ नहीं, ठीक है। तो मिनिमम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k बोला है, ठीक है, तो वो सब तो बाद में निकालेंगे, पहले फंक्शन तो देखते कि क्रिटिकल पॉइंट कहां पे लेने के लिए तैयार है। तो ये हो जाएगा आपका -2k s2x, है ना, और इधर से आ जाएगा 12 c स्क्वायर, और डेरिवेटिव c का डेरिवेटिव s हो जाएगा, माइनस s हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 4c स्क्वायर x इंटू sx। क्लियर, समझ आ रहा है। चलो, तो यहां से अगर मैं ध्यान से देखो तो कोई कॉमन जाएगा क्या, कुछ, बिल्कुल 2 इंटू 2 4 कॉमन जा रहा है ना, तो ये sin 2x 2 sin 2x तो यहाँ पे भी बनेगा, तो 2s 2x तो कॉमन जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 2 cx cos x तो चला गया, sin 2x ओके, तो एक और 2 भी चला गया बाहर, तो यहाँ पे बच रहा है सिर्फ cx, और यहाँ पे बच रहा है माइनस k, समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो, तो अभी 0 से इंटरवल क्या दिया है, इंटरवल दिया है आपका 0 से पाई, तो 2x क्या हो जाएगा 0 से 2 पाई, अच्छा है ना, तो अभी 0 से 2 पाई में आपको क्रिटिकल पॉइंट जज करने बोला है, तो ये 0 कहां पे होगा, देखो s2x से 0 कहां पे होगा, x का वैल्यू अगर मैं π/2 लेता हूं तब तो हो जाएगा ना, x का वैल्यू अगर मैं π/2 लेता हूं तब तो हो जाएगा, ठीक है, x का वैल्यू अगर मैं π/2 लेता हूं, इसको देख के फायदा नहीं है, इंटरवल को देखो, x का वैल्यू अगर मैं π/2 लेता हूं, 0 और पाई तो ले नहीं सकता, 0 और पाई में तो s2x 0 होगा, तो एक क्रिटिकल पॉइंट तो मिल ही चुका है, यहां से तो एक क्रिटिकल पॉइंट मिल ही चुका है जहां पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है π/2, समझ में आ रहा है। और क्वेश्चन में बोला है कि हैज वन क्रिटिकल पॉइंट, मतलब एग्जैक्टली वन ही क्रिटिकल पॉइंट है ना, मतलब यहां से कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आना चाहिए, यहां से अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट आ गया तो क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, वन क्रिटिकल पॉइंट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, बोला इस इंटरवल में वन ही क्रिटिकल पॉइंट होना चाहिए, मतलब अभी मेरा कंक्लूजन क्या होगा कि किसी भी हालत में इस इंटरवल में मुझे इसको 0 होने नहीं देना है, मतलब k इक्वल टू cx का वैल्यू 0 नहीं हो सकता इन 0 से पाई, समझ में आ रहा है, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो मिनिमम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k क्या होना पड़ेगा, ठीक है, तो ये 0 से पाई में cos x तो k इक्वल टू cos x, ठीक है, तो k नॉट इक्वल टू cx, अभी 0 से पाई में इसका आंसर क्या हो जाता है, -1 से 1 होता है, वही तो होता है ना, -1 से 1 ही होता है 0 से पाई में cos x का आंसर, 0 और पाई भी ओपन है तो इन दोनों जगह पे भी ओपन होगा, समझ में आ रहा है ना। तो k किसी भी हालत में ये नहीं हो सकता, मतलब क्या, तो मिनिमम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k जो होगा, अगर k किसी भी हालत में ये नहीं हो सकता तो या तो k 1 या फिर उससे ज्यादा होगा, या तो k -1 या फिर उससे छोटा होगा। तो आपको यहाँ पे बोला है कि मिनिमम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k, तो वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना सुंदर क्वेश्चन है, देखो किस तरीके से रिलेट कर रहा है चीजों को, समझ आ रहा है ना, वही चीज है जो आपको सीखना है और जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझ आ रहा है ना, जस्ट फॉर एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। चलो, तो बढ़िया से ये सब करो अच्छे से, है ना, और आपका कैलकुलस जो है वो धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा, समझ आ रहा है ना। अगर समझ नहीं आता है तुरंत फोन करना है, समझा दूंगा। चलो, fx दिया हुआ है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल -1 to 4, तो p क्या होगा,
सोचते हैं, एक से एक बढ़िया से बढ़िया प्रॉब्लम ही है सारे। ठीक है, अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एफ टेस्ट जो है वो क्या है 3, तो ये 6x² हो जाएगा प्लस 18x हो गया आपका, ठीक है ना, और प्लस p है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात, क्लियर है? तो आपको अगर क्लियरली मैं देखने के लिए अगर मैं बोलूं तो फंक्शन इंक्रीजिंग है इन द इंटरवल -1 to 4, मतलब आपको क्या बोल रहा है कि दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 4। यही तो है ना क्वेश्चन का स्टेटमेंट। इंक्रीजिंग है मतलब ग्रेटर देन 0 होगा इस इंटरवल के लिए। मतलब अगर मैं ध्यान से देखूं तो और इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं कि दिस इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 4, ठीक है ना। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस इंटरवल में नेगेटिव होगा, ये बोल रहा है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस इंटरवल में अगर नेगेटिव होता है तो क्या होगा, -1 से 4 में ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पूरा नेगेटिव होगा। मतलब ऐसा सीन बन रहा है कि -1 से 4 पे फॉर ऑल x ये नेगेटिव नहीं है, याद रखना। फॉर ऑल x अगर नेगेटिव हो जाता है तो डायरेक्टली आप डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन 0 कर सकते हो, बट ये होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो दो ही केस बन सकता है, या तो ये वाला या तो ये वाला, है ना। तो फॉर ऑल x ये कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, समझ में आ रहा है ना। तो ये फॉर सम x ही नेगेटिव होगा, जो कि एग्जैक्टली आपको दिया है -1 से 4 के लिए। तो -1 से 4 के लिए ये क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस, डायरेक्टली पता चल रहा है। तो क्लियरली दिख रहा है ना कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो दो रूट है वो -1 और 4 है। तो अभी p का वैल्यू चाहिए तो आराम से हो जाएगा ना। प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना होगा, अगर इस क्वाड्रेटिक का दो रूट है -1 और 4, इस डाटा से ये हमें इंटरप्रेट करना सिखाया गया। मैंने आपको सिखाया थियरी इक्वेशन में बहुत मेहनत करके, बहुत प्रकार के इक्वेशन कराया था, जो फालतू में नहीं हुई इसी काम के लिए। तो -1 और 4 दो सेट ऑफ वैल्यूज है जो इस क्वाड्रेटिक का क्लियरली रूट लग रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, -4। क्यों प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल रहे हो सर, बिकॉज p यहाँ पे कहां पे है, कांस्टेंट के जगह पे, जो कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट के साथ रिलेट होगा। तो यहां से प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, -p/6 दैट इज c/a। तो p का वैल्यू क्लियरली कितना आ गया, 24। खत्म। समझ आ रहा है मेरे पास, क्लियर है। तो इसी तरीके से अपने को जो है वो चीजों को सोचना है एंड अकॉर्डिंगली आंसर तक पहुंचना है, क्लियर है। तो प्रॉपर्ली नोट कीजिएगा, अगर समझ नहीं आता है दोबारा देखिए, नहीं तुरंत कॉल कीजिए, बार बार बोल रहे। आगे बढ़ते हैं। सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ b फॉर व्हिच द गिवन एक्सप्रेशन डज नॉट पोसेस एनी स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट नहीं है मतलब f डैश 0 नहीं है कहीं पे। तो f डैश 0 होगा कहां पे, वो देख लेते हैं। b² - 3b + 2 का वैल्यू इनटू cos² x दैट इज 2 cos x दैट इज -sin 2x और -sin² दैट इज योर 2 sin x into cos x sin 2x, है ना। और इधर हो जाएगा b - a और sin 2 का तो डिफरेंशिएशन 0। ये 0 नहीं हो सकता, यही तो बोल रहा है ना इनडायरेक्टली, जाने अनजाने यही हमें बताया जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो 2 हो जाएगा -2 sin 2x, ठीक है, और यहाँ से b - 1 बचा है, कोई दिक्कत नहीं। तो b - 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बन रहा है, यहाँ पे 1 बच रहा है, -2 इंटू b - 2 इंटू sin 2x नॉट इक्वल टू 0, क्लियर है। अच्छा, अगर b मतलब ये अगर नॉट इक्वल टू 0 मतलब दोनों प्रोडक्ट, दोनों कोई भी एक अगर 0 हो गया तो ही तो आंसर 0 हो जाएगा ना। बट एज दोनों का प्रोडक्ट नॉन 0 है तो दोनों को नॉन 0 होना पड़ेगा। तो यहां से मिलता है कि b नॉट इक्वल्स टू 1 और यहां से मिल रहा है कि 1 नॉट इक्वल्स टू 2 इंटू b - 2 इंटू sin 2x। तो यहां से b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये देखो सिंपल सा लॉजिक है, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू b - 2 नॉट इक्वल्स टू sin 2x कर दो, ठीक है ना। तो ये अगर sin 2x के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये -1 से 1 के अंदर नहीं है। मतलब ये क्या होगा, या तो ये 1 से बड़ा होगा या तो ये -1 से छोटा होगा। कोई sin 2x का इक्वल नहीं है, उसका मतलब क्या, -1 से 1 पूरे इंटरवल के अंदर नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, दैट इज या तो 1 से बड़ा होगा या तो 1 से -1 से छोटा होगा। तो इनको सॉल्व करो, इसको ध्यान में रखो, आंसर निकालो, ठीक है ना, आंसर निकालो, वही आ जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर है, समझ आ रहा है ना। तो प्रॉब्लम का अप्रोच क्लियर होना चाहिए, है ना। मल्टीपल तरीके से सोच करके आपको बता रहे हैं, एकदम प्रॉब्लम का अप्रोच जो है वो दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन में एक्स्ट्रा एक और मैं शीट में शायद मिस हो गया ये क्वेश्चन, ये मैं बता के दे रहा हूँ। एक और अच्छा क्वेश्चन मैं क्रिटिकल पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में मैं आपको करा के दे रहा हूँ, आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। शीट में शायद आपको नहीं मिलेगा ये सवाल। तो चलो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे वही लर्निंग्स वाला फंडा, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट जज करना है तो फंक्शन को डिफरेंशिएशन करो, तो x का डिफरेंशिएशन 1 log x का 1/x प्लस नब्लिस अगर लगा देंगे तो 1/x आएगा -2 cos 4x into x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। तो ये 1/x कैंसिल हो गया, तो ये 1 - 2 -1 -2 cos
4x आ गया, मतलब इसको जीरो नहीं होने देना। अच्छा, सेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना, मतलब ये इक्वल टू जीरो होगा ऑब्वियसली। तो cos 4x आ जाएगा माइनस हाफ इज योर cos पाई माइनस समथिंग पाई बाई 3, दैट इज cos 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो 4x का वैल्यू हो जाएगा 2 n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। क्लियर है? तो यहाँ पे x का जो वैल्यू आ जाएगा वो n पाई बाई 2 आ जाएगा प्लस माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, तो आप बोल दोगे क्या कि ये सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स है, ये सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? बट आप यहाँ पे एक चीज ध्यान नहीं दे दोस्त, ठीक है ना, आप ये सारे के सारे को क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं बोल सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते हो? आप जानते हो कि आपने यहाँ पे बच्चे जो यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ऑर्डिनरी मिस्टेक जो होता है बच्चों की तरफ से, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन पिक किया। समझ आ रहा है ना कि बच्चे भूल जाते हैं कि log x तो यहाँ पे हर जगह पे डिफाइंड नहीं है। log x कहाँ पे डिफाइंड है? x ग्रेटर देन 0 पे डिफाइंड है, और यहाँ पे तो नेगेटिव वैल्यूज भी इंक्लूड हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा? सिर्फ पॉजिटिव आंसर आएगा। तो पॉजिटिव आंसर, अगर मैं n को नेगेटिव रखता हूँ तो ऐसे ही नेगेटिव मिलेगा मुझे, ठीक है ना। तो n को अगर मैं 0 रखता हूँ तो प्लस माइनस पाई बाई 6 दोनों मिलेगा, उसमें से माइनस पाई बाई 6 नहीं हो सकता है, प्लस पाई बाई 6 हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद से अगर n 1 से रखना चालू किया तो 1 से n इक्वल टू 1 ऑनवर्ड्स ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसको मैं डायरेक्टली बिठा सकता हूं, फॉर n बिलोंग्स टू इंटीजर यहाँ पे था, तो अब की बार इंटीजर के लिए नहीं बिठा सकता हूं, अभी नेचुरल नंबर के लिए बिठा सकता हूं। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि नेगेटिव के लिए तो होगा ही नहीं, और जीरो के लिए एक हो रहा है, एक नहीं हो रहा। दिस कॉमा देकर के लिख दोगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो दिस इज द सेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, नॉट दिस। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे कुछ वैल्यू है जहां पे आपको ध्यान देना होगा बिकॉज ऑफ log x। तो इसीलिए मैंने बस ये क्वेश्चन आपको पिक करके दिखाया। समझ आ रहा है ना? तो इस तरीके से आपको चीजों को ध्यान रखना होगा अकॉर्डिंगली। क्लियर? समझ आ रहा है? चलो आगे बढ़ते। लास्ट में एक इनइक्वालिटी पिक किया मैंने, वही क्वेश्चन नंबर 51 सेट का ही है। ठीक है, इसको प्रूफ करना है। अभी इसमें प्रूफ करते बच्चे बड़ा स्ट्रगल करते हैं। समझ में आ रहा है? बोलते हैं सर दिस माइनस दिस, ये फंक्शन hx कंसीडर करे फिर उसको डेरिवेटिव करे। सोच रहे हो सर कि कितना खतरनाक होगा कि ये क्वेश्चन रूल लगा करके कितना दो बार क्वेश्चन रूल, इतना मेहनत मत कराओ सर। मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा अकल लगाना। क्या अकल लगाना है कि 0 से पाई बाई 2 में पूछा है ना, x भी पॉजिटिव है, साइन भी पॉजिटिव है, तो क्यों ना पहले ये प्रूफ कर लेते हैं, पहले ये प्रूफ कर लेते हैं ना। यहाँ पे तो क्वेश्चन रूल वगैरह कोई झंझट ही नहीं है सब। समझ में आ रहा है ना? एज दोनों पॉजिटिव है तो दोनों को तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनइक्वालिटी कोई इफेक्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? अगर दोनों के दोनों नेगेटिव होगा तो भी कर सकते थे, है ना? समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको सोचना है। तो बेसिकली अभी जो आप फंक्शन में सोचोगे वो प्रॉपर्ली आप इस फंक्शन में सोचोगे। समझ में आ रहा है ना? इसको आप इंक्रीजिंग प्रूफ करो तो अपना आप दिस ग्रेटर देन दैट प्रूफ हो जाएगा, फिर बोथ साइड आप x sin x से डिवाइड करके ये प्रूफ कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? तो ये आइडिया भी मैंने आपको दे दिया कि अगर डिफरेंशिएशन थोड़ा सा गंदा या फिर अजीब सा लग रहा है आपको कि टाइम कंज्यूमिंग होगा या फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि जब तक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नहीं दिखाऊंगा डेरिवेटिव को तब तक तो प्रूफ नहीं होगा ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो ये करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उस वक्त आप इस तरीके से खेल सकते हो। समझ में आ रहा है चीजों को? ठीक है ना? इस तरीके से डील कर सकते हो। क्या एक बार देख लेते हैं कि जिस इंटरवल में बात कर रहे हो उस इंटरवल में सब पॉजिटिव है या नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन रूल का झंझट खत्म हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? क्लियर है? तो उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना चाहिए। ठीक है, तो सफिशिएंट चीज मैंने बता दिया मोनोटोनिसिटी में, मुझे लगता है ठीक है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। अभी आप काम करो शीट के ऊपर, आराम से तैयार हो जाएगा और कुछ दिक्कत ही नहीं। और फिर सिलेबस खत्म होने के बाद जो भी हमें करना है वो तो करेंगे ना। सिलेबस खत्म होने के बाद और 6 महीने तो पढ़ना है, ठीक है ना? टेंशन क्यों कर रहे? दिसंबर तक सिलेबस खत्म हो गया तो आराम से जनवरी से मई तक तो 5 महीने तो रिवीजन ही करेंगे ना, थोड़ी आपको छोड़ देंगे, आप उम्मीद मत करें। ठीक है, तो बस शीट कंप्लीट हो गया है ना। सफिशिएंट चीज लेक्चर 1 लेक्चर 2 बोर्ड्स के लिए इतना सफिशिएंट है, प्लस जेई के लिए भी चाहिए ये, है ना? ये बोर्ड्स प्लस जेई दोनों के लिए चाहिए, और लेक्चर 3 इज ओनली फॉर योर जेई एग्जाम। ठीक है, तो सफिशिएंट है, सफिशिएंट तैयारी हो चुका है। अभी आप शीट को करो, मोनोटोनिसिटी इज ओवर। अभी आपका शीट पूरा होमवर्क है, सॉल्व करो। मेजॉरिटी जितना भी एक्सरसाइज 3 का अच्छा क्वेश्चन है वो मैंने करके दे दिया। अभी आप करो, आराम से बन जाएगा, और फिर आप बढ़िया से चीजों को सॉल्व करना, और जो भी डाउट्स है वो अपन अकॉर्डिंगली डिस्कस करेंगे। तो मोनोटोनिसिटी पार्ट 3 एओडी पार्ट 3 इज ओवर। फिर हम अभी नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पार्ट 4, दैट इज योर रोलिस एंड लैग्रैंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा खत्म हुआ। अभी हम आज के लिए यहाँ तक समाप्त कर रहे हैं। अलविदा, और मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। जो भी डाउट होगा साथों साथ फोन करके पूछ लीजिएगा। क्लियर है? अलविदा।